ओके सर, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग फिर से। अच्छा, इनकम टैक्स ना सर, तो इनकम टैक्स में क्या पढ़े आज? बिजनेस एंड प्रोफेशंस में बड़ा लंबा रेल लाइन चला था। हम लोग अभी थोड़ा सा दूसरा चैप्टर में जाएंगे सर। चैप्टर का नाम क्या है? आज बात करेंगे सर कैपिटल गेन पे। किस पे बात करेंगे सर? कैपिटल गेन पे। सबको मेरा आवाज़ तो आ रहा है ना सर? है ना सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, चलो। तो कैपिटल गेन में चर्चा चलेगा। ये थोड़ा बड़ा है, नॉट लाइक बीपी, बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डेली लाइफ में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इन आवर, आप लोग जानते हो सर, इनकम टैक्स बड़ा ही प्रैक्टिकल है और डेली लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो एग्ज़ाम आराम से तभी होगा अगर आप डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाओगे, तो क्वेश्चंस भी पढ़ के समझ पाओगे। सिंपल बात है। तो कैपिटल गेन, ठीक जिस तरह का हम लोग जानते हैं ना सर, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में बेसिकली 5 हेड्स हैं, है ना सर? जैसे कि रावण का 10 हेड है, मैं रोज बोलता रहता हूँ। तो रावण का 10 हेड, इनकम टैक्स का 5 हेड। 5 हेड में से जैसे सैलरी है, एचपी है, बीपी है, जिसमें से किसी किसी का सैलरी बीपी हुआ है, एचपी नहीं हुआ, किसी किसी का सिर्फ बीपी हुआ है, सैलरी नहीं हुआ। डोंट वरी, जिसका जो भी हुआ है वो समझ लो। तो सैलरी, बीपी, एचपी, सैलरी, बीपी, एचपी। हम अब बात करने जा रहे हैं कैपिटल गेन। ये भी एक इनकम का जरिया है। मतलब लोग जैसे सैलरी से कमा सकता है, मतलब हमारे पास कमाने का बेसिकली एज पर इनकम टैक्स, इंसान के पास इनकम करने का मेनली 5 तरीका है एज पर इनकम टैक्स। तो 5 तरीका को बड़ा सिंपल वे में समझा रहा है। ओके, सिंपल वे क्या है? एकदम सिंपल वे में समझा रहा है कि जैसे कि आप, जैसे सबसे पॉपुलर जो तरीका है मेरे हिसाब से, मतलब मैक्सिमम लोग ये तरीका अपनाना चाहता है, मिलता सबको नहीं है। जैसे कि वो सैलरी, ठीक है, सबको एक चीज़ का पड़ा रहता है कि भाई जॉब में दे दो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस मतलब वो जैसे एक गाना था ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, तो हमारे सोसाइटी का कल्चर है, थोड़ी सी तो जॉब दिला दो। जो भी हो, तो सैलरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब लोगों के दिल में, रियल में इतना लोग नौकरी नहीं करता। ज़्यादातर लोग तो, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग बिजनेस करता है। सर क्या बोल रहे हो? हाँ सर, जैसे एग्री इनकम भी तो टाइप ऑफ बिजनेस ही हो गया, आप लोग जानते होंगे। ऐसे एग्री इनकम डिडा मतलब एज पर इनकम टैक्स उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, बिकॉज मैक्सिमम एग्रीकल्चर, मतलब जो फार्मर्स है वो हमारे देश में गरीब है। ये प्रॉब्लम है इंडिया का, हमारा बैकबोन गरीब है, इसलिए हम गरीब ही है सर। इंडिया तब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा जब तक इसका किसान उस लेवल तक नहीं पहुंचता है। सिंपल बात है। तो सर कहना क्या चाहते हो? सर कहने का मतलब एकदम सिंपल है, मैक्सिमम लोग बाई बाउंड तो सर बिजनेस ही करता है, चाहे वो किसान हो, ठेला वाला हो, या पान वाला हो। हाँ सर, पान दुकान वाले हो या सिंपल कुछ भी, बिजनेसमैन संख्या ज़्यादा है, बट वो लोग मतलब वो बोलते हैं ना, बद मतलब ऐसे उनका फीलिंग ऐसा होता है। अब क्या करे, करना पड़ेगा। अब उसमें से कोई कोई सक्सेस हो जाता है तो वो बोलते हैं कि आई फील प्राउड कि मैं बिजनेसमैन हूँ। आजकल थोड़ा सा कोई किसी किसी के अंदर चेंजेस हुआ है, बट अभी भी 99% लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करता। 99% लोग को जॉब चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं सर, जो लोग प्रॉपर्टीज वगैरह में काम करते हैं। तो ये कैपिटल गेन चैप्टर जो है, ये बड़ा ही सिंपल है। ये स्पेशली सिटी में, मतलब जो शहर है, शहर के लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा इनकम का जरिया है। बिकॉज भारत का जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको इंडिया से ही बताऊं, अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट अगर इंडिया में बात करूं, इंडिया में जो सिटी है लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जो भी बड़े शहर हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब इन जनरल बात मैं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है ना, कि चारों तरफ जो भी लोग इधर उधर पूरा स्टेट भर में रहता है, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में एक ही बिग सिटी, दैट इज कोलकाता। वेस्ट बंगाल में एक ही बिग सिटी, दैट इज कोलकाता। तो सारा इधर उधर से, इवन ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, तो इधर उधर से सब कोई कोलकाता में आते हैं, रेंट पे रहते हैं, है ना, रेंट पे रहते हैं। तो वो हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम मतलब जो रेंट पे रहेगा, तो जिसका हाउस है वो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम करेगा। लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कैपिटल गेन पे। इस पे क्या होता है, कैपिटल एसेट सेल करके आपको कैपिटल गेन होता है। मतलब बेसिकली वही है ना, कि जिसका कुछ वैल्यूएशन है, जिस जिस एसेट का कुछ वैल्यूएशन है। लेकिन इसको ना
एज पर इनकम टैक्स कुछ सेक्शन के अंदर बोला गया है, सेक्शन 45 से लेके 55 तक। तो ये सेक्शन 45 से लेके 55 के बीच में इनकम टैक्स में कैपिटल गेन को लेके क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद अदर सोर्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग अदर सोर्स में चर्चा आगे करेंगे। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं है। स्क्रीन शेयर है ना सर? हाँ सर। बस सर, ठीक है, ओके। चलिए सर, तो एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं सारा का सारा। जैसे कि मैं स्टोरी सुना रहा था आप लोगों को, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस का, ठीक है। अब आज का स्टोरी क्या है? आज का स्टोरी कैपिटल गेन का स्टोरी है कि अगर आप कैपिटल गेन करते हो तो उसको क्या करेंगे। ऐसे कैपिटल गेन के बारे में इनकम टैक्स में सेक्शन 45 से लेके 55 तक बोला गया है। अगर टू बी स्पेसिफिक 55 ए तक बोला गया है, ठीक है। 45 से लेके 55 ए तक बोला गया, टू बी स्पेसिफिक। नॉर्मली बोले तो 45 टू 55। नाउ व्हाट इज द कैच, मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट सर लिखना पड़ेगा ना। चलिए सर, कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर प्रोविजंस का मेन पॉइंट में डिस्कस करेंगे, प्रोफॉर्मा जानेंगे, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशंस तो करना ही है। बिना कैलकुलेशंस का तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें बात करेंगे सर। कैलकुलेशंस पे तो बात करना है, लेकिन बिफोर दैट थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटअप हो जाए ना। हाँ, ओके सर, चलो चलो सर, बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं। अच्छा सर, लिखना चालू करो सर। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का कुछ बेसिक एरिया डेवलप कर लो पहले। मे भी हो सकता है किसी किसी के पास लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब बेसिक स्टार्ट किया था किसी किसी को शायद मैंने लिखाया था। कोई बात नहीं, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी लिख लो, है तो भी लिख लो, नहीं है तो भी लिख लो। कैपिटल गेन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हेड्स ऑफ इनकम में, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम में आज का टॉपिक है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 45 से लेके 55 तक, सेक्शन 45 से लेके 55 ए तक के बीच में बोला है। इसको 55 ही सोचते हैं, वो तो थोड़ा स्पेसिफिकली हो गया। मैं बस एक ओवरऑल ओवरव्यू के लिए 45 टू लेके 55 तक कैपिटल गेन के बारे में जबरदस्त चर्चा किया गया है। तो चलिए सर, इसमें क्या लिखे हम लोग अभी। कैपिटल गेन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना सर, कैपिटल एसेट क्या है, मतलब या कैपिटल गेन इनकम कब होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे नॉर्मली कैपिटल एसेट बेच के जो गेन होता है दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट बेच के जो गेन होगा दैट इज कैपिटल गेन। बट बिफोर दैट एक डेफिनेशंस पहले लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। लिखना एज पर, सर लिख रहे हैं ना सब कोई? एज पर section 45 subsection 1, okay, as per section 45 subsection 1, any profit or gain, any profit or gain arising from transfer of capital asset, transfer of capital asset is called capital gain, is called capital gain. Try to understand sir। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग देख पाएंगे सर। ये डेफिनेशन जो है ना सर, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, arising from transfer of capital asset is called capital gain. Yes, this is the definition, but इस पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सर क्या मेहनत करेंगे? सर मेहनत ये कर लो, कुछ एरिया है जो आप लोगों के लिए बहुत वाइटल है। क्या 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 एरिया सर?
जैसे सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में क्या बोलता है सर, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम, ठीक है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज ट्रांसफर। या तो गोला कर लो या तो बक्सा में डाल दो। सर क्यों बक्सा में डालें? हाँ सर, बॉक्स में इसलिए डालने के लिए बोल रहे हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में कहा गया है। ट्रांसफर, ट्रांसफर इज वेरी 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 वाइटल, वेरी 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 वाइटल इन कैपिटल गेन चैप्टर। मतलब यहाँ पर ट्रांसफर के बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहा था उसमें भी ट्रांसफर का एक पॉइंट आया था, और उस ट्रांसफर के बारे में चर्चा करते वक्त मैंने भी आपको बोला था कि ट्रांसफर इन कैपिटल गेन चैप्टर्स बहुत जोर का चर्चा। अच्छा, मोस्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट सर, कैपिटल एसेट क्या है? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है ना। ट्रांसफर क्या है, कैपिटल एसेट क्या है? सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट के बारे में बोला गया है। एंड ऑब्वियसली कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन क्या है? व्हाट इज कैपिटल गेन, जिसके बारे में सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ही बताता है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर दिखा, ठीक है। 1 इज ट्रांसफर, सेकेंड इज कैपिटल एसेट एंड थर्ड इज कैपिटल गेन। मतलब ट्रांसफर को पता करो पहले, कैपिटल एसेट को भी पता करो साथ में। ट्रांसफर एंड कैपिटल एसेट समझोगे तो कैपिटल गेन समझ ही जाओगे। आई होप बात समझ में आ रहा है सर। हेलो, बोलिएगा सर, समझ आ रहा है ना बात? सर हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, चलो बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ यस, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कैपिटल एसेट हेडिंग करना सर, कैपिटल एसेट हेडिंग कीजिएगा, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में क्या लिखेंगे? एज पर लिखना सर, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 capital asset means any kind of asset, any kind of asset, any kind of asset, either movable or immovable, either movable or immovable। मतलब या तो वो मूव करेगा या तो मूव नहीं करेगा। कौन सा, किसका मूवमेंट का बात चल रहा है? सर एसेट का मूवमेंट का बात चल रहा है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ एसेट आइदर मूवेबल और इमूवेबल। सर टैंजिबल, टैंजिबल मतलब यू नो सर, आप लोग अकाउंट्स में सुन सुन के पागल हो चुके होंगे। टैंजिबल और इनटैंजिबल है ना सर। टैंजिबल और इनटैंजिबल मतलब या तो वो आप छू सकते हो या फिर छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। यू कैन ओनली फील इट बट आप इसको छू नहीं सकते। इंटैंजिबल को क्या है ना, हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। इंटैंजिबल समझते हो ना सर, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, हाँ सर ये सब तो बड़ा फेमस है, आप लोग जानते हो। तो टैंजिबल और इंटैंजिबल मैं क्यों बोला जानते हैं? बिकॉज हम लोग अकाउंटेंसी में इसके बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग, या तो एक जगह में है या तो सर्कुलेट कर रहा है। फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग, आइदर रिलेटेड विद बिजनेस, आइदर रिलेटेड विद बिजनेस और नॉट। मतलब आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो सकता है या ना भी हो सकता है। आइदर रिलेटेड विद बिजनेस और नॉट, जरूरी नहीं कि बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो, ना भी हो सकता है, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, आगे बात बढ़ाते हैं। और बिजनेस और नॉट, बट एक पॉइंट है सर यहाँ पर, बट डज नॉट इंक्लूड, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बट डज नॉट इंक्लूड
डज नॉट इंक्लूड मतलब कुछ है जो देखने में लगेगा एसेट बट उसको कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसको भी डेफिनेशंस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बड़ा स्पेसिफिकली बोलता है डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या है सर? पॉइंट ए, सर बिजनेस करने के टाइम पे स्टॉक में कुछ होता है ना सर? बिजनेस करने के टाइम पे स्टॉक, बिजनेस में क्या होता है? स्टॉक होता है, स्टॉक इन ट्रेड। मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करते हो क्या वो आपका कैपिटल एसेट होगा? हाँ सर, आप जिस चीज नो का सर, बिजनेस करते हो क्या वो आपका कैपिटल एसेट होगा? जियाउल का कहना है नहीं सर। नो सर, आई मीन कैपिटल गेन में नहीं होगा, हाँ ईजीबीपी बिल्कुल, होगा। हाँ एग्जैक्टली सर। जैसे गलती से मैं, वो बोलते थे। हाँ ना तू सही बोला है। जैसे मानो कि यूनिटेक, नाम सुने हैं सर? यूनिटेक, टीएलएफ, नाम सुने आप लोग? हाँ, हाँ सर, क्या बनाते हैं ये? कंस्ट्रक्शन का तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, वेरी गुड सर। यूनिटेक, डीएलएफ, दीज आर बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कुछ इमेज मिल रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बिल्डिंग उनके लिए मतलब किस तरह का एसेट्स है? करंट एसेट्स है। अगर अकाउंट्स की भाषा में मैं बोलूँ तो कि करंट एसेट्स है कि फिक्स्ड एसेट्स है, या फिर अगर मैं थोड़ा इनकम टैक्स की भाषा में बोलूँ, मतलब अगर लैंग्वेज इनकम टैक्स जैसा हो, तो मैं इतना बस पूछना चाहूँगा ये इसका स्टॉक इन ट्रेड है कि कैपिटल एसेट है? स्टॉक इन स्टॉक ट्रेड इन है। ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड है। बात समझ में आया ना सर? आपको नेचर भी समझना पड़ेगा। आम आदमी के लिए क्या होता है, नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए उसके लिए एक बिल्डिंग, से फॉर एग्जांपल वो अगर प्रोमोटरी लाइन में नहीं है या फिर वो कोई प्रोजेक्ट में इस तरह का उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब वो बिल्डिंग नहीं बनाता, इन सिंपल वो बिल्डिंग बनाने का काम, बिल्डिंग बनाना और बेचने का काम नहीं करता है। अगर कोई इंसान बिल्डिंग बनाने का और बेचने का काम नहीं करता है, तो इन दैट केस, अगर बिल्डिंग बनाने का और बेचने का काम नहीं करते तो इन दैट केस हमारे मतलब उसके लिए, जैसे मानो कि मैं, ठीक है, मैं बिल्डिंग ना बनाता हूँ ना बिल्डिंग बेचता हूँ, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा सर? ये मेरे लिए कैपिटल एसेट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। बट अगर ये यूनिटेक हो, या फिर जैसे ये आप देख सकते हो यूनिटेक, अपने न्यू टाउन में भी यूनिटेक का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है मैं जितना जानता हूँ, ठीक है। यूनिटेक के लिए ये सब बिल्डिंग क्या हो जाएगा? उसके लिए स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए स्टॉक हो जाएगा। तो अब सर बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बड़ा सिंपली सिंपली इसका डेफिनेशंस में इसका मतलब समझा दे रहा है, इसके डेफिनेशंस के अंदर ही इसका मतलब बड़ा सिंपली समझा दे रहा है कि डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, बस इतना याद रखिए। और क्या? डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। ओके नेक्स्ट चलिए, पॉइंट बी, इसी में भी थोड़ा कंटिन्यू होगा। स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, गांव का खेतीबाड़ी करने वाला जमीन, मतलब गांव का जमीन जिसमें हम खेती कर सकते हैं, वो जमीन बेच के अगर आपको कुछ पैसा मिलता है, वो आपका कैपिटल गेन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब एक्चुअली वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। गांव का जमीन कैपिटल एसेट में ट्रीट नहीं होता है, जिसका जमीन है उसका एसेट है, ऑब्वियसली एसेट्स है, बट इसको इसके अंदर नहीं लिया गया। क्यों? बिकॉज गांव का जमीन का वैल्यू कम है। लेकिन सर समय ऐसा कुछ आ रहा है, ये मेरा मतलब फोरकास्टिंग है, आई डोंट नो आप लोग क्या समझते हो, बट सीरियसली कमिंग 40-50 ईयर्स मैक्सिमम, या फिर 20 ईयर्स, विलेज का जमीन का भाव डे बाय डे बढ़ेगा, सीरियसली सर। तो फिर सर सिटी का वैल्यू कम होगा, सर ऐसा क्यों? अब सर लॉजिक देने जाऊंगा तो बहुत सारा बातें हो जाएगा, बट सीरियसली सर बहुत कुछ बदलने वाला है कमिंग फ्यूचर में। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड करेंटली तो कैपिटल गेन मतलब कैपिटल एसेट नहीं है। ओके सर। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट मतलब पर्सनल इफेक्ट that must be movable in nature, that must be
मूवेबल इन नेचर, personal asset that must be movable in nature except jewelry, except jewelry, इसको कॉमा करके लिखो पेंटिंग, कॉमा करके लिखो ड्राइंग, ठीक है। मतलब समझना, जैसे कि मैंने ज्वेलरी बोला, ठीक है, पेंटिंग बोला, ड्राइंग बोला, इस तरह का कुछ भी एटसेट्रा, ठीक है, जो पर्सनल इफेक्ट के साथ आता है उसको इसके अंदर एक्सेप्शन किया गया। मतलब पर्सनल इफेक्ट दैट मस्ट बी मूवेबल इन नेचर एक्सेप्ट ज्वेलरी पेंटिंग ड्राइंग। मतलब अगर आपका आप अपने पर्सनल पर्पस में आप किसी भी तरह का कोई एसेट यूज करते हो, ठीक है, जो मूवेबल है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट ज्वेलरी। आपका ज्वेलरी आपका पर्सनल इफेक्ट में आता है पर फिर भी उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। आपके पास पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दा विंची का कोई पेंटिंग है, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची या पाब्लो पिकासो या जोगेन चौधरी, हाँ, या अवनींद्रनाथ टैगोर, हाँ, सब जानते हो ना, दे आर फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड। और भी होंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, 3-4 नाम मुझे करेंटली पता था इसलिए मैं बोला। जैसे रिसेंटली लियोनार्डो दा विंची का मोस्ट प्रोबेबली एक क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स या लायन होगा, आई डोंट नो, एक इमेज बनाया था उन्होंने, या तो फॉक्स होगा या तो लायन होगा। वो इमेज कुछ 1.5 करोड़ रुपए में बेचा है, मतलब ऑक्शन में सेल हुआ है। तो किसी के पास वो पेंटिंग है। इसका इसका मेन रीजन नहीं है कि बिकॉज लियोनार्डो दा विंची एक अलग ही लेवल का पेंटर था, तो उनका पेंटिंग का बहुत वैल्यूएशन है, उसको बेच के आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। एंटिक में आता है ना सर, ड्राइंग भी सिमिलर पैटर्न पे आ सकता है, एटसेट्रा। तो बात को समझिएगा सर, बात को समझिएगा। यहाँ पर एक जो भी स्पेशल पॉइंट में डिस्कशन हुआ, क्या क्या बात हो गया सर। फर्स्ट थिंग, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट either movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating, either related with business or not, but does not include stock in trade, rural agricultural land, personal effect that must be movable in nature, except ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, एटसेट्रा। यहां तक आई होप क्लियर है, लेकिन अभी भी बात आगे बढ़ेगा। अच्छा, पॉइंट डी में लिखिएगा। पॉइंट डी में लिखिएगा सर, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ये एक तरह का बॉन्ड है सरकार का, ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ठीक है, जिसके थ्रू से सरकार हमसे पैसा लेता है। गोल्ड डिपॉजिट के थ्रू से सरकार, उसके थ्रू से गवर्नमेंट पैसा लेता है, बाद में हमें रिटर्न जमा करता है। लेकिन ये भी कैपिटल एसेट में ट्रीट नहीं होता, ठीक है, मतलब उसको बेचोगे तो कोई कैपिटल गेन सरकार हमसे, कैपिटल गेन टैक्स सरकार अट्रैक्ट नहीं करता है। और एक है सर स्पेशल बियरर बॉन्ड। क्या बोला मैंने, स्पेशल बियरर बॉन्ड। ये पहले था, आजकल ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने लिखाया बिकॉज डेफिनेशंस के अंदर है, अभी एबोलिश हो चुका है। अब लिख सकते हो इसके बीच ब्रैकेट में कि ये भी एक तरह का एसेट्स है, जो मतलब बेसिकली इसमें भी क्या होता था कि अगर किसी के पास स्पेशल बियरर बॉन्ड होता था तो उसके थ्रू से उसको पैसा मिलता था, और बाद में अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ मिलता था। बट अभी ये स्पेशल बियरर बॉन्ड एबोलिश हो चुका है, बट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड वगैरह अभी भी है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। आई विल डिस्कस, आगे आगे चर्चा होगा सर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, केस स्टडीज करेंगे ना, मतलब एक एक करके, तो फिर आप देखिएगा कि ये जो एसेट्स को, मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करता है, जो लोग एसेट्स या प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, तो उसको बेचने से सरकार को क्या टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स लेवल में क्या डिस्कशंस आता है। किसी का गांव में ज़मीन है सर, उसको बेच के अगर पैसा आ रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो शहर से कितना दूर तक ज़मीन रहने से उसको शहर का ज़मीन माना जाएगा या गांव का ज़मीन माना जाएगा। दिट्स ऑल आर रिलेटेड पॉइंट्स। मतलब आपको ना भी बहुत सारा मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा सीरियसली। अच्छा, ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, दैट इज कैपिटल एसेट, और उसमें बट डज नॉट इंक्लूड। तो ये जो एरिया हमने कवर किया, इसको आप हेडिंग कीजिए सर पॉइंट ए या पॉइंट 1 कीजिए, पॉइंट 1, ठीक है।
कैपिटल एसेट का 0.1, एक 0.2 भी लिखना पड़ेगा, एक 0.2 भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए। 0.2 इसी पॉइंट के साथ है। एनी सिक्योरिटीज, ये एक्चुअली बाद में आया था, स्टार्टिंग में ये नहीं था, बट बाद में इसको अमेंड किया गया, ठीक है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, सिक्योरिटीज मतलब शेयर सिक्योरिटीज, ये सब के बारे में बात कर रहा है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको प्यार से क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट वाले? हाँ सर, शुभो, शुभो है यहाँ पर, शुभो है, प्रिया है, रोशनी है, बोलो क्या बोलते हैं इसको? एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं शुभो? एफ आई आई बोलते हैं, ठीक है। दो तरह का होता है ना, एक DII और एक FII। DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मे भी सुबह शायद ऑफिस में है इसलिए जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है सुबह, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग जो या तो फॉरेन कंट्री में म्यूचुअल फंड कंपनीज चलाते हैं, या तो फॉरेन कंट्री का कोई इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, या तो फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकता है, जो किसी इंस्टीट्यूशन की, जैसे हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है, लाइक LICI, ठीक है। LICI रिसेंटली फिर से 1% या 2% शेयर बेचा और करीब आपका 1,500-2,000 करोड़ का इनकम किया। बिकॉज हम लोग इंश्योरेंस में पैसा भरते हैं, LIC में पैसा भरते हैं, LIC उसको मार्केट में डालते हैं, कुछ पैसा बॉन्ड में डालते हैं, कुछ डिवेंचर्स में डालते हैं और बाकी स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं। बहुत कमाता है, सरकार को बहुत इनकम देता है LICI, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अच्छा खासा इनकम पहुंचते हैं LICI के थ्रू से, ठीक है। अब उसी इनकम को गवर्नमेंट थोड़ा सा क्या करना चाहता है कि उसमें से कुछ परसेंटेज, से फॉर एग्जांपल टोटल अगर 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, उसमें से 1-2% या 5% के आसपास गवर्नमेंट चाहता है कि मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए दिया जाए। तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग थोड़ा ज़रूर कम होगा, बट उसमें गवर्नमेंट उस पैसे को और रोल आउट कर सकता है, और ज़्यादा रोल आउट कर सकता है, और गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है। एग्जैक्टली तो सर ये सब पूरा फाइनेंस का फंदा है, ठीक है। अब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आएगा LICI का शेयर आएगा, बट थोड़ा सा वेट करो, जब आएगा लोग एकदम कूद पड़ेगा शेयर्स के पीछे। तो इन्हीं सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लेकिन यहाँ पर बात फॉरेन का है, यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट लिखना सर, which has invested in which has invested in such securities in accordance with the regulation made under the SEBI Act, under the SEBI Act, Security Exchange Board of India Act, SEBI Act 1992, ठीक है। would be, इसको लिखना सर, would be treated as capital asset, इसको भी कैपिटल एसेट मानेंगे, would be treated as, would be, हाँ treated as, मैं इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, Sir, 1992. treated as कैपिटल एसेट, तो इसको भी कैपिटल एसेट माना जाता है। मतलब सिंपल बोला जाए तो सर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता है उसके बारे में बात चल रहा है। जैसे मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ, रुको, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा।
क्या बताएं आदित्य बिरला, एक सेकंड रुको। सर देखो ये एक कंपनी है जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बेसिकली फाइनेंस कंपनी है। क्या नाम है सर कंपनी का? आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, एनबीएफसी है, ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल। बस मैं आइडिया के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आदित्य बिरला का आपको मैं होल्डिंग दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ सर? होल्डिंग, मतलब आदित्य बिरला का जो स्टॉक है इसमें किसका कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अभी ये मैं अभी कुछ देर पहले इसका चर्चा कर रहा था, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको एक बार दिखा दूँ। क्या आप लोगों को दिख रहा है प्रोमोटर्स एंड होल्डिंग्स, एफआईआई दिख रहा है सर? प्रोमोटर एंड एफआईआई होल्डिंग्स दिखाई दे रहा है না দাদা হ্যাঁ স্যার ना? শুভ দেখতে পাচ্ছিস না? না 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 আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি তুই আমাকে দেখতে পাচ্ছিস? তুই এবার হ্যাঁ রিজয়েন কর। আচ্ছা কতক্ষণ ধরে এরকম হচ্ছে? क्या सबको दिख रहा है स्क्रीन वगैरह? হ্যাঁ দাদা सर दिख रहा है बॉल शुभ अभी दिख रहा है? है दादा ओके, तो बेसिकली मैं आदित्य बिरला कैपिटल का थोड़ा सा इन्वेस्टर्स होल्डिंग्स वगैरह के बारे में बात कर रहा था। आदित्य बिरला करेंटली इसका प्रोमोटर होल्डिंग एंड एफआईआई होल्डिंग का हालत देखो। प्रोमोटर मतलब जो लोग आदित्य बिरला का ओनर है, जो बेसिकली फाउंडर भी या प्रोमोटर है, उसके हाथ में 70% है कंपनी का 31 मार्च 2021 के हिसाब से। पहले एफआईआई हेल्ड 11%, दिख रहा है आप लोगों को सर? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आदित्य बिरला में 11% शेयर होल्ड करके रखा है। मतलब जो पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इस पर्टिकुलर कंपनी का सिक्योरिटी हेल्ड करके रखा है। ऐसा आपको रिलायंस का भी दिखेगा, किसी भी कंपनी का आप थोड़ा ढूंढोगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब वो भी डिपेंड करता है, हाँ मतलब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट, एक चीज़ क्या है ना, अगर किसी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है तो इसमें एक आपको गुड फीलिंग आ सकता है कि चलो भाई कंपनी में फॉरेन वाले भी भरोसा कर रहा है, मतलब बिजनेस में कुछ तो दम है, ठीक है, तभी जाके नॉर्मली फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, अदरवाइज तो मुश्किल है। डीआईआई भी देख रहे हो आप, डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के हाथ में 4% है, ठीक है। डोमेस्टिक्स के अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज, एलआईसीज वगैरह, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब इन्वेस्ट करते हैं। एंड पब्लिक के हाथ में कितना है, मतलब जो एक्चुअली हम लोग ट्रेड कर पाते हैं, पब्लिक एंड रिस्क के हाथ में 14.3% है, जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका रिसेंटली बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है आदित्य बिरला का। तो मैंने स्टॉक मार्केट में इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा था, हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट डिस्कशन चलता है, फोरम जो है हम लोगों का। तो ठीक है सर, दैट इज़ नॉट द मोटो, बट मैं आपको करेंटली एज पर इनकम टैक्स यही दिखाने का कोशिश कर रहा था कि एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, मैं हमेशा शेयर मार्केट के बारे में बात इसलिए कर लेता हूँ, मतलब सबको मैं इसीलिए इंस्पायर करता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कौन इंस्पायर होता है, बट मैं इसलिए बोलता रहता हूँ बिकॉज स्टॉक मार्केट हर जगह में है। आप कोशिश ना भी करोगे तो ना ये आ जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, दिस इज एक्चुअली कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल एरिया, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस में और है क्या, इसके अलावा और बिजनेस में है क्या, तो ये हर जगह में आ जाएगा सर। एंड आप देख सकते हो, मतलब कुछ कुछ टर्म्स बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर डायरेक्ट लिख के निकल जाता ना कि एफआईआई, तो जस्ट सिंपल मैं क्या करता, मैं सिंपल इतना कर लेता। मैं एक्चुअली जब हम लोग स्टूडेंट थे ना तो हम लोग को ये सब दिक्कत फील होता था, बिकॉज हम लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड नहीं थे, और जस्ट नोट लिख के, मतलब नोट या टीचर्स पढ़ा देते थे और हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और कनेक्ट नहीं करते थे ना तो ऐसा लगता था बाप रे बाप क्या भयंकर चीज़ लिख दिया, और किताब में क्या क्या भयंकर चीज़ लिख दिया। तो जब से प्रैक्टिकल कनेक्शन बढ़ गया, और इसीलिए मैं भी स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी बढ़ाओ, ताकि आप लोगों को पढ़ाई ईजी लग जाए। तो any securities held by foreign institutional investors which has invested in such securities, अच्छा मैं इधर लिखा था ना,
In such securities, in accordance with the regulations made under the SEBI Act 1992, would be treated as capital assets. I hope you understand, sir. मतलब वो फॉरेन वाले जब भी इंडिया से इनकम करके जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिलेगा सर? टैक्स मिलेगा. आप लोगों को बात समझ में आया ना कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करे, उस पर्टिकुलर बिजनेस का कैपिटल ग्रोथ हो, मतलब एकदम जुग जुग जियो, बहुत बढ़िया बात है. और जो हम लोग जैसे लोग वो भी इन्वेस्ट करता है ना, तो कंपनी में ग्रोथ है. जैसे कि आदित्य बिरला में एक अच्छा खासा ग्रोथ अभी दिख रहा है. 170 मतलब वन टारगेट है इसका, करेंटली 120 127, मतलब 1-2 मंथ्स का एक इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस है कि कोई इन्वेस्ट करेगा तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि हाँ ट्रेंड जो बता रहा है वैल्यूएशन ट्रेंड, तो वो ग्रोथ है इसके अंदर, करीब 1-2 महीने में 170 के आसपास जा सकता है. तो जो भी हो, तो बेसिकली इसके साथ मतलब एफआईआई इन्वेस्ट करेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, पब्लिक इन्वेस्ट करेगा, उसका भी ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है. और ओवरऑल जो बिजनेस सिनारियोज है, ठीक है, अगर आदित्य बिरला बिजनेस बढ़ाएगा तो आदित्य बिरला में आप लोग जैसे लोग इन जॉब भी तो कर पाओगे. आप बात को समझना, इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ पैसा नहीं है. अगर कंपनी के पास पैसा पहुंचता है तो कंपनी अपना बिजनेस को ग्रो कर पाता है, और जैसे ही कंपनी बिजनेस को ग्रो कर पाता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी को लोगों को जॉब भी देना होता है. आप ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग नॉर्मली सीरियसली बात को समझिएगा, हम लोग जॉब जॉब जितना भी चिल्ला ले, बट एक बात आप लोग मतलब गांठ बांध लीजिए, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर वो प्राइवेट जॉब हो, सिर्फ जॉब जॉब कहने से जॉब कभी नहीं हो सकता जब तक बिजनेस में वो वाला बात ना आ जाए. बिजनेस में ग्रोथ हो, बिजनेस में फ्यूचर हो, तभी जाके, चाहे वो गवर्नमेंट का बिजनेस हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी का बिजनेस हो, मार्केट में जब तक ये वाला बात ना आ जाए, ना मोदी ना ममता और ना ही किसी देश का प्रेसिडेंट किसी को जॉब दे सकता है. ये इकोसिस्टम जब तक पब्लिक नहीं समझेगा तब तक तो पब्लिक जैसा गधा और कोई नहीं है. आई डोंट नो कि सीरियसली पब्लिक बहुत कम समझते हैं. मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ ना पब्लिक के अंदर. अगर मैं गधा पब्लिक को बोल रहा हूँ तो मैं कहाँ कौन सा पब्लिक से बाहर हूँ, मैं भी गधा के अंदर ही आता हूँ, ठीक है. लेकिन सर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है. मतलब हम लोग ना असल बात समझते नहीं है, सिर्फ चिल्लाना चालू कर देते हैं, असल बात ही नहीं समझ पाते हैं. जो भी हो, चलो सर कोई बात नहीं. अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई आइडिया हो कि सर इसके अलावा और कोई उपाय है जॉब क्रिएट करने का, आप मुझे बता दीजिएगा. मैं सुनूंगा अगर कोई आइडिया अच्छा मिले कि सर बिजनेस के ग्रोथ के बिना अगर जॉब हो जाए तो फिर बात बन जाएगा. मैं मान लूंगा सबसे कि चलो कोई आइडिया मिला है कि विदाउट एनी बिजनेस ग्रोथ जॉब क्रिएट हो रहा है. मतलब मतलब हम लोग ऐसे बहुत मान ना चिल्ला के बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या किया है, वो गवर्नमेंट क्या किया है. अरे भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बिजनेस इंक्यूबेशन कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए. गवर्नमेंट कैसे नौकरी क्रिएट करेगा? हाँ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा बहुत अगर उसमें बिजनेस है तो जॉब क्रिएट हो सकता है. लेकिन अगर गवर्नमेंट इतना सारा बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट कितना कितना बिजनेस करेगा? इवन चाइना जैसा मतलब सोशलिज्म कंट्री, वो भी अकेला बिजनेस नहीं कर पाता है, तभी तो जैकमा जैसा बिजनेस को वो लोग भी मतलब इनकरेज करते हैं, और तभी जाके आज HSBC देख लो, जैकमा का कंपनी देख लो, एंड ग्रुप देख लो, अलीबाबा देख लो, वो लोग तो सोशलिज्म फॉलो करता है. मतलब वो लोग इतना मतलब सोशलिज्म में क्या होता है सर, सोशलिज्म कहता है कि गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा का सारा कंट्रोल रहेगा. लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में देश में कुछ होता नहीं है, पब्लिक के हाथ में भी इंडिविजुअल पावर को भी देखना पड़ता है, बिकॉज कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट होता है. मतलब ऐसा नहीं, मतलब अगर ऐसा होता तो रशिया को देखो आप, डे बाई डे डिटोरिएट कर रहा है, वो भी बिजनेसमैन की तलाश में है कि थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाए. बिकॉज गवर्नमेंट इतना आइडिया कब करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखे गवर्नमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो आप लोग मेरा बात, मतलब थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में भी थोड़ा पावर और इंडिविजुअल्स के हाथ में भी थोड़ा पावर, एक बैलेंस कॉन्सेप्ट में अगर चला जाए ना, जो एक्चुअली इंडिया का कॉन्सेप्ट है. इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन इस मिक्स कॉन्सेप्ट को अगर प्रॉपर वे में नहीं यूज किया जाए ना, इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाना मुश्किल है. मिक्स में बहुत खिचड़ी भी पकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है. ओके सर, चलो बिजनेस गवर्नमेंट इकोनॉमी सब समझ में आ जाएगा. अच्छा सर अभी तक बताओ, कैपिटल एसेट समझ में आया? इतना बता दो तब आगे बात और बढ़ाएंगे. कैपिटल एसेट क्लियर हुआ सबको? ओके सर, कैपिटल एसेट समझ में आया. आज बहुत सारे बातें करेंगे, एक मिनट रुको. और क्या बात करना चाहिए? कैपिटल एसेट हो गया. अच्छा मैं आप लोगों को एक बार इसके बारे में बता दूं, कैपिटल गेन,
ठीक है, कैपिटल गेन कब होगा, कैपिटल गेन के बारे में मुझे कुछ पॉइंट एक बार आपको बताना जरूरी है। ओके, कैपिटल गेन के बारे में एसेट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, अब कैपिटल गेन इज ऑलवेज, एक सेकेंड, एक छोटा सा पॉइंट लिखना सर, कैपिटल रिसीप्ट्स, इसको अब क्या बोल के लिखोगे, स्टार देके लिख लो नोट्स की तरह। कैपिटल रिसीप्ट्स is always exempt except under section 45 to 55। नॉर्मली कैपिटल रिसीव एग्जेम्प्ट होता है, बट कैपिटल गेन अगर हो जाए ना उसमें तो 45 टू 55 में, तो वो कैपिटल गेन हो जाए तो फिर उसमें वो कैपिटल टैक्स सेशंस में आ जाएगा। बट नॉर्मल कैपिटल रिसिप्ट होने से टैक्स देना होगा ऐसा कोई बात नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 45 टू 55। अच्छा, एक हेडिंग कीजिएगा सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट वाइज, क्या लिखिएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग पीरियड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। एसेट वाइज मतलब कौन सा एसेट कितना दिन होल्ड करने से आपको उसमें कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट वाइज एंड कैपिटल गेन, ठीक है। मतलब अगर एसेट के होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि उसमें कैपिटल गेन चार्ज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और जैसे ही गेन होगा वो टैक्स में आ जाएगा, ठीक है सर। ओके सर, चलो लिखते हैं। अच्छा, इसको लिखने के लिए एक काम करो, इसको किस तरीके से लिखना सबसे बेस्ट रहेगा बताता हूँ, एक फॉर्मेट में डालने से सबसे बेस्ट रहेगा। फॉर्मेट में आप लोग एक काम कर लो, फॉर्मेट मतलब ऐसा करो, पीरियड ऑफ होल्डिंग कर दिया ना, अच्छा बस दो दो कॉलम बना लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो कॉलम बना लो, एक पर्टिकुलर बना लो और एक एसेट बना लो, पर्टिकुलर और एसेट, ठीक है, पर्टिकुलर और एसेट। पर्टिकुलर के अंदर लिख लो सर STCA, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, STCA, इफ हेल्ड फॉर लेस देन इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए सर, 12 months, ओके, 12 month, STCA if held for less than equals to 12 month, LTCA if held for greater than 12 month। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 12 months मतलब कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो 12 महीने से कम होल्ड करने से शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 12 महीने से ज्यादा करने से लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अब पॉइंट इज दैट किस तरह का एसेट को हम लोग ऐसे बोलेंगे, मतलब इसमें कौन सा एसेट इसमें आ जाएगा, तो बस उसी में लिखना है। तो लिखनी सर, फर्स्ट सिक्योरिटी, वेरी वेरी वाइटल पॉइंट सर, बहुत वाइटल पॉइंट, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट। यूनिट मतलब क्या बताओ सर, यूनिट मतलब सर जैसे यूटीआई समझते हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी यूनिट होते हैं, वो भी एक तरह का गवर्नमेंट का फंड का यूनिट है, ठीक है, वो भी एक सिक्योरिटी है, बट इसमें यूनिट को नहीं रखा गया, सिर्फ जैसे यूटीआई जो बाद में उसका एक पार्ट को तोड़ के एक्सिस बैंक बनाया गया, ठीक है। अभी भी एक्सिस बैंक का, अगर आप लोग एक्सिस बैंक में किसी का अकाउंट है, वो लोग देखना एक्सिस बैंक का आईएफएससी कोड यूटीआई से आता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली यूटीआई से ही एक्चुअली उसका मेन चालू हुआ है, नाम उसका बाद में प्राइवेट कॉन्सेप्ट दिया गया तो उसको एक्सिस बैंक नाम दिया गया। तो वो भी एक्चुअली यूनिट ट्रस्ट ही था, एक तरह का फंड सिस्टम, ठीक है, म्यूचुअल फंड की तरह ही गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है, अदर देन यूनिट, ओके, बस आप इतना लिखिए, अदर देन यूनिट।
अच्छा, लिस्टेड इन ब्रैकेट क्लोज करके, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे इंडिया, हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या है, कौन बताएगा? BSE. थैंक यू सर। BSE, NSE एज वेल एज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज। बट हाँ, हम लोग उसमें वो क्या बोलते हैं ना सर, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह जो होता है वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन ऑफिशियल बहुत सारा मैटर्स, जो लोग NISM का एग्जाम आप लोग दे रहे हो या फिर दिए हो कुछ और आगे भी दोगे, उनका एग्जाम वगैरह प्रिपरेशंस का वो सेंटर क्रिएट करना, इवन कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड करना, ऑफिशियल काम अभी भी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के साथ है। इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली ब्रिटिश बॉम्बे को बनाया था फाइनेंशियल हब के हिसाब से, ठीक है, लेकिन उससे पहले तो कोलकाता कैपिटल हुआ करता था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद जब वो लोग बॉम्बे को फाइनेंशियल हब बनाने के लिए बॉम्बे को स्पेशल करके बनाया, तब उसी टाइम पे बेसिकली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का प्राइवेटाइज कॉन्सेप्ट में बना था। एंड धीरे धीरे कलकत्ता भी था उस टाइम पे, बिकॉज कलकत्ता इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हुआ करता था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसलिए कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा खासा पॉपुलैरिटी था उसका भी। ठीक है, बट वही समय के साथ साथ चला गया, लेकिन अभी भी है, अभी भी काम करता है। अच्छा, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, ऐसे नॉट ओनली कलकत्ता सर, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, इतना सारा स्टॉक एक्सचेंज को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। आप लोग जानते हो ना कि कंपनी लिस्टेड हो जाता है, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल केस में एक वो शारदा वाला केस ही मतलब लोग कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना सारा लोगों से इतना लोगों ने पैसा लिया। हाँ, चिट फंड कंपनी, नॉट चीटिंग बाज का कंपनी, हाँ सर, इट्स नॉट चीटिंग बाज का कंपनी। चीट फंड मतलब इनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको क्यों चीट फंड के बारे में अचानक बता दिया, कल का घटना के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक स्टेट, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, चीट फंड एक बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है, चीट फंड कंपनीज बनाया जा सकता है, बट प्रॉब्लम यही है कि इनका एक कॉन्सेप्ट है कि स्टेट लॉ के अंदर चलता है। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप मार्केट से 20 करोड़ उठा सकते हो। इफ यू हैव 1 करोड़, 1:20 कॉन्सेप्ट में इनका बिजनेस मॉडल एक्चुअली बना हुआ है। ये चीट फंड बिजनेस, जैसे कि शारदा, रोज वैली, इस तरह का जो बिजनेस का नाम दिया गया था, ये बिजनेस तो फाइनेंशियल मॉडल में ही बिजनेस करता है ना। रोज वैली, शारदा जैसा बिजनेस आप लोग जानते हो, मुझे अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। बट मुश्किल क्या था ऐसे बिजनेस का, कि ये जो मार्केट से पैसा उठा रहा है इसका गवाह स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इसका गवाह है तो फिर ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। अब सेबी एक सेंट्रल एजेंसी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेबी एक सेंट्रल एजेंसी है। सेबी बार बार बोल रहा है कि ऐसे कंपनीज का ये जो मार्केट से पैसा उठा रहा है, ऐसे तो शारदा रोजबेरी बड़ा बड़ा केसेस है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल लेवल का भी प्लेयर्स बहुत सारे हैं। हम लोग, मैं मुझे पता है कोलकाता में बहुत जगह में चलता है, अभी भी चलता है। अब थोड़ा लोग डरना चालू कर दिया, बिकॉज जब से ये सब स्कैम चालू हो गया ना, इसके बाद से लोग डरना चालू किया है। फिर भी अभी भी बहुत सारा जगह में मौजूद है इस तरह का कॉन्सेप्ट। मतलब ये पैसा लेते हैं लोगों से और फिर जरूरत में बोलते कि लोन भी प्रोवाइड करेगा, किसी किसी को देता है, लेकिन लास्ट में जब बड़ा अमाउंट आ जाता है, जो मेन दिमाग वाले होते हैं और सरकार पुलिस सब एकदम सेटल है सर, एकदम सब सेटल है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे बिजनेस को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, और ये सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये मार्केट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है प्रॉपरली। मतलब मार्केट अप डाउन, मतलब लोग, मतलब ये सब बिजनेस के कारण रियल बिजनेस को ना लोग गलत समझता है। मतलब मार्केट में ये लोग, ये तो डुप्लीकेट वे में मार्केट से पैसा लेता है, मतलब इनका तो कोई बेस नहीं है। हम क्यों पैसा उठा रहे हैं, इस पैसे को कहाँ यूज करेंगे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। लोग सोचते हैं कि फाइनेंस कंपनी है, अरे क्या फाइनेंस कंपनी है, क्या करती है, इसका फाइनेंस का पैसा किधर जाता है, कौन सा कंपनी के पास जाता है। हाँ, ये किसी कंपनी के पास नहीं जाता, ये तो कुछ सेटिंग वगैरह कॉन्सेप्ट है। इतना सारा लोगों का पैसा, पब्लिक भी बोले ना सर, पब्लिक क्या है आप समझ गए ना। पब्लिक को सिर्फ जल्दी जल्दी हर चीज चाहिए, अरे भाई जल्दी चाहिए तो नॉलेज गेन कर, मार्केट में पैसा लगा। लेकिन नॉलेज गेन करने में समय लगता है, फिर मेहनत लगता है। क्यों नॉलेज गेन करे, बोल तो रहा है कि 6 महीने में डबल कर देगा, अरे भाई सिर्फ 6 महीने में डबल कर देगा, क्यों डबल करेगा वो तो जान, नहीं जानना है। अब गवर्नमेंट को पता होता है पर गवर्नमेंट कुछ बोलता नहीं है, बिकॉज यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं बोलता है। आप समझ रहे हो ना सर। अब क्या बोले सर, अब एक देश का मतलब मतलब बेस अगर ऐसा हो ना किसी भी स्टेट का,
तो मुश्किल हो जाता है, चाहे वो स्टेट हो कोई कंट्री हो, बहुत मुश्किल है। सेबी बार बार बोला था कि इस तरह का कंपनी को प्रमोट ना करो, प्रमोट ना करो। अब क्या बताए, पब्लिक भी भूल गया है, सब भूल गया, अब क्या बताए, चलो कोई बात नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, कॉन्सेप्ट ये चल रहा था, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सर आप लोग समझ पा रहे हो ना सर, मैं क्यों फाइनेंशियल मैटर्स पे करप्शंस के बारे में बोल रहा हूँ? बिकॉज इतना नॉलेज आप लोगों के अंदर होगा तो आप भी लोगों को समझा पाओगे, घर वाले को समझा पाओगे। बिकॉज एक्चुअली मैं देखा हूँ सर, मेरे बहुत सारे बुआ के घर, मौसी के घर वेस्ट बंगाल के गांव गांव में फैला हुआ है। तो किसी ना किसी, कभी कोई हावड़ा में है, कोई बीरभूम में है, कोई हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, मुझे सब हर कोई ईस्ट मिदनापुर में है। तो मैं सबसे बात करता हूँ ना, तो मैं मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। अब पब्लिक सोचते है कि मैं तो एजेंट बना, और वो भी ऐसे कंपनी का जो गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट एक गलत कंपनी को प्रमोट कर रहा है, और वो जान के भी अनजान रह जाते हैं, और उतना नॉलेज नहीं रहता। आप लोग तो सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, फिर भी अनजान हो जाते हो, वो लोग तो कुछ नहीं जानते। अब क्या बताओ आपको। ओके सर, तो सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जानकार बनो, सतर्क रहो, नहीं तो क्या हो जाएगा, मुश्किल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, यूनिट है सर, यूनिट, एक यूनिट को माना जाता है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सर ये किस तरह का फंड के बारे में बोल रहे हैं? यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड मीन्स, तो मुझे बोल पाएगा सर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब? इसके अंदर यूनिट ऑफ यूटीआई को लिया गया है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ यूटीआई। कोई मुझे बता पाएगा सर एक्चुअली बेसिकली किसको बोल रहा है? सर दिस इज म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है। सुबह इज हियर, सुबह सुनते बच्चेस? सुबह म्यूचुअल फंड को लेके बहुत काम करता है। जब मैं सुबह को ढूंढ रहा हूँ तब सुबह का कोई आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, बाकी लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके सर, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब इस तरह का म्यूचुअल फंड जिसके अंदर स्टॉक मतलब इक्विटी के साथ उनका कनेक्शन है, ठीक है। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ यूटीआई इसके अंदर लाया गया है। और क्या है सर, और भी कुछ एसेट्स है जिसको यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, सर व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? सर कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, मतलब उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये बिना इंटरेस्ट का होगा, जीरो इंटरेस्ट वाला। तो फिर क्यों इन्वेस्ट करें सर? सर ये जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट में इशू होगा और पार में रिडीम होगा। आप लोग सुने हो ऐसा बात? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट हाँ पार। सर। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये, দাদা हाँ बोलो। বলছি এই মিউচুয়াল ফান্ডটা জিরো কুপন বন্ড হলো কি এলটিসি এর? আরেকবার বল, বুঝতে পারলাম না কথাটা। বলছি ওই মিউচুয়াল ফান্ডটা জিরো কুপন বন্ডটা কি এলটিসি এর আন্ডারে? মিউচুয়াল ফান্ডের এটা না, অ্যাকচুয়ালি এখানে এখানে কোনো এলটিটি এসটিটির গল্পটা এরকম নয় কিন্তু। ठीक से देख, मैं बता रहा हूँ, देख इसका स्टोरी क्या है कि मतलब ये जो एसेट्स हम लोग अभी लिखे हैं ना, ध्यान से देख, दो एसेट्स है ना यहाँ पर, एस टी सी ए फेल्ड फॉर लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ्स, एल टी सी ए फेल्ड फॉर 12 मंथ्स ग्रेटर देन 12 मंथ्स। मतलब ये तो जो तीन तरह का एसेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज सिक्योरिटी एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड जीरो कूपन बॉन्ड। इन तीन तरह का एसेट्स में अगर आपके पास ये एसेट्स एक साल से कम है और उसके अंदर ही आप बेचते हो तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और अगर आप इस तरह का एसेट को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके फिर बेच देते हो तो फिर ये आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा। बोल रोशनी, बात समझ में आया? হ্যাঁ বুঝেছি। ठीक है, मतलब ये जो एसेट्स है, इस एसेट्स का केस एकदम सिंपल है
कि अगर शॉर्ट टर्म के अंदर होगा, मतलब इसको 12 महीने से कम होल्ड करोगे फिर सेल करोगे, तो फिर मतलब 12 महीने कम, 12 मंथ से कम है तो फिर शॉर्ट टर्म, 12 मंथ क्रॉस कर जाएगा कभी भी बेचो लॉन्ग टर्म। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ टैक्स वगैरह के बारे में बाद में बात करते हैं ना सर, बट फिलहाल एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बोल रहा हूँ। अच्छा, और क्या और भी है सर? रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बंदिया, रुकना नहीं है, बहुत कुछ बोलना है। अच्छा चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर में आगे बढ़ते हैं। अगेन STCA if held for, एक सेकेंड में बड़ा कर लूँ इसको, if held for greater than, sorry, less than equals to 24 month, less than equals to 24 months, and LTCA if held for obviously greater than 24 months। लेकिन अब सवाल है एसेट क्या रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब कुछ एसेट ऐसा है जो 24 मंथ्स तक होल्ड करो, उसके बाद बेचो तो लॉन्ग टर्म मानेंगे, और उसके पहले बेचो तो शॉर्ट टर्म मानेंगे। कौन सा एसेट को इस तरह का लिस्ट के अंदर लाया जा सकता है सर? सर इसमें आ जाएगा आपका अनलिस्टेड शेयर। मतलब तो था अनलिस्टेड शेयर का मतलब बता अनुज, क्या हो सकता है अनलिस्टेड शेयर मतलब? जो शेयर्स लिस्टेड नहीं है वही। जो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं, प्राइवेट कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में नहीं है, बहुत सारे कंपनी हो सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में नहीं है बट कंपनी है, तो ऐसा शेयर्स अगर आप किसी कंपनी में प्राइवेटली होल्ड करते हो, ठीक है, तो अनलिस्टेड शेयर्स है। इस तरह का शेयर्स अगर आप 24 मंथ से कम होल्ड करते हो और फिर सेल करते हो तो फिर आपका लॉन्ग टर्म, और 24 मंथ से कम है तो फिर शॉर्ट टर्म। लैंड और बिल्डिंग ये भी इसके अंदर आ जाएगा, और बोथ। 3-4 साल पहले ये रूल्स थोड़ा अलग था, 3-4 साल पहले ये 36 महीने का रूल्स के अंदर आता था, अभी 36 महीने के रूल को 24 महीने में कन्वर्ट कर दिया। ओके नेक्स्ट, और क्या आ जाएगा? अच्छा नेक्स्ट 36 महीने का भी एक हिसाब है, उसको भी एक बार लिख लेते हैं। STCA if held for less than equals to 36 months, और LTCA if held for greater than 36 months। अब इसके अंदर कौन सा एसेट आ जाएगा? एसेट में क्या क्या आ जाता है सर, देख लो। यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड। ठीक है, डेप्ट ओरिएंटेड फंड मतलब वो डिवेंचर ओरिएंटेड फंड होता है। सर म्यूचुअल फंड ना 2-3 तरह का होता है, मेनली इक्विटी ओरिएंटेड मतलब जिसमें इक्विटी ज़्यादा, डिवेंचर या बॉन्ड कम। एक तरह का फंड ऐसा होता है कि जो जिसमें बॉन्ड या डिवेंचर ज़्यादा है, इक्विटी बहुत ही कम है। ठीक है सर, कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? सर अगर रिस्क कम लेना है तो डेप्ट ओरिएंटेड फंड में जाना चाहिए, रिटर्न भी कम होगा, हार्डली मैक्स टू मैक्स 10%। ठीक है, इससे ज़्यादा डेप्ट ओरिएंटेड फंड नहीं देता है। लेकिन अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जाओगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 22-24% भी रिटर्न मिल सकता है। बट हाँ, आप लोगों को पता है बिकॉज वो तो स्टॉक के साथ कनेक्टेड है ना, इक्विटी मार्केट के साथ कनेक्टेड है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है बट ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डेप्ट ओरिएंटेड फंड में जाओगे तो रिस्क कम है, लेकिन आपको आपका फंड जो है वो सिक्योर ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये एक मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में ये बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, ये बात है। ये सर समझ में आ रहा है। अनलिस्टेड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज other than शेयर्स।
शेयर छोड़ के किसी और तरह का, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी का डिवेंचर्स, किसी स्टॉक मार्केट बिना लिस्टेड कंपनी का बॉन्ड डिवेंचर्स का बात कर रहे हैं। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब आप किसी कंपनी को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें आपने बॉन्ड दिया, ठीक है, कंपनी ने आपके ऊपर बॉन्ड इशू किया, आपने कंपनी में बॉन्ड दिया, आप कंपनी ने आपके ऊपर डिवेंचर इशू किया, या फिर आपने कंपनी प्राइवेट इक्विटी के थ्रू से पैसा दिया, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, शेयर्स नहीं होना चाहिए। डिवेंचर होगा, लोन होगा, बॉन्ड होगा, ऐसा होगा, लेकिन शेयर्स नहीं है। एंड बाकी और क्या हो सकता है सर, कोई भी और तरह का कैपिटल एसेट, अदर कैपिटल एसेट, अदर कैपिटल एसेट। लिख लेने से बोलिएगा सर, लिख लिया तो बोलिएगा। हाँ सर। समझ आ रहा है सबको? विशाल, अनुज, इंकी, चौथा बोलो सर, समझ आ रहा है ना? रोशनी? यस सर। है सर। ओके। ये जो पार्ट अभी पढ़े ना सर, ये पार्ट बहुत वाइटल पार्ट है, क्योंकि आपको इस यहाँ से ना पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट वाइज एंड कैपिटल गेन, इस यहाँ से आपको एमसीक्यू भी पूछ लेगा, गारंटी पूछेगा यहाँ से एमसीक्यू, बिकॉज दिस इज वेरी वाइटल पार्ट इन कैपिटल गेन, कि कौन सा एसेट कितना दिन होल्ड करने से गेन होगा या उसको कैपिटल एसेट ट्रीटमेंट करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी वाइटल एरिया। इसका सेक्शन लिख लो, मैं लिखाना भूल गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, इसके अंदर ये होल्डिंग के बारे में कहा गया है। इसको एकदम अच्छे से एक बार दिमाग लगा के पढ़ लीजिएगा कि आपको याद रह जाए, ठीक है, कि कौन सा एसेट। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर 12 महीने से कम तक होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर 12 महीने से ज़्यादा। कौन सा एसेट है? सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जैसे अगर आपको मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाऊँ तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड बहुत सारे हैं, अभी लॉगिन वगैरह करने से ज़्यादा दिखेगा, नहीं तो ना ज़्यादा दिखता नहीं है। देख ही लेते मनी कंट्रोल में कुछ है कि नहीं है। नहीं, इसमें तो बस स्टोरी लिखा है, ठीक है, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगा, ठीक है। वो फंड के अंदर ना अलग से बोल के रखता है, ठीक है, फंड के अंदर अलग से बोल के रखता है कि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड में ये सब फंड है, ठीक है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, इस तरह का रहता है। मैं बोलूँगा आप लोगों को बाद में, एक जगह से। ये जीरोधा कॉइन के थ्रू से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर मैं जाऊं, ये देखो, हाँ दिख रहा होगा, बस मुझे ये लिस्ट ही चाहिए था। दिख रहा है सर आप लोग? हाँ, अदर्स फंड ऑफ फंड्स, ये सब एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट है। फंड ऑफ फंड क्या है, म्यूचुअल फंड्स का बात है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो डेब्ट, बैंकिंग एंड पीएसयू, मतलब इक्विटी, लार्ज कैप, दिखाई दे रहा है सर? एक्सिस ब्लू चिप फंड, डायरेक्ट प्लान, इक्विटी लार्ज कैप, ग्रोथ फंड, एक्सिस ब्लू चिप लार्ज कैप, ठीक है, डेब्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक, ये प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करके आपका फंड बढ़ेगा। मतलब देखो सर, जिन लोगों का स्टॉक मार्केट में नॉलेज कम है वो लोग म्यूचुअल फंड कंपनीज को भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी इतना सारा वैरायटीज है कि इस पर भी भरोसा करने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज और उसका भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेब्ट डायनामिक बॉन्ड, मतलब डेप्थ है बट डायनामिक है थोड़ा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपने आप को मार्केट के साथ चेंज करता है, ठीक है। अब देखो सर, खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं क्या क्या दिखाऊं आपको। डेब्ट इक्विटी सेविंग्स, मतलब इसमें आपका इक्विटी के थ्रू से मार्केट में थोड़ा सा सेविंग्स हो जाएगा, सेवर फंड, ठीक है। सेक्टरल और थेमेटिक फंड, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, एक सेक्टर्स नहीं, अलग अलग, ये सिर्फ एक्सिस का ही चल रहा है।
उसके बाद आया सर देखो बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड आया, बड़ौदा म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं बोलेंगे, बड़ौदा म्यूचुअल फंड। उसके बाद आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया का भी म्यूचुअल फंड आया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो आदित्य बिरला कैपिटल, जिसका शेयर के बारे में मैं दिखा रहा था आपको, ठीक है, आदित्य बिरला, ये अलग से मार्केट में भी है, लेकिन इसका भी अलग से अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड है, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का भी स्टडी करना चाहिए। पर सर जिसको इक्विटी मार्केट का आइडिया है, मतलब कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट का आइडिया है, वो थोड़ा बहुत मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड को समझने में भी ना उसको हेल्प होगा। बट हाँ, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बहुत बड़ा जगह है, वो भी एक अलग, आप देख सकते हो इतना सारा फंड है, अब किस तरह से एक एक फंड को समझोगे, ठीक है। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, आप ही लोगों में से जो लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर NISM क्रैक किया है और फिर अभी एडवाइजरी लेवल में काम करने का कोशिश भी है, कोई कोई कर भी रहा है, ठीक है। BNP पैरिबस, अलग अलग कंपनीज है, अब मार्केट में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है वगैरह वगैरह। आई होप समझ में आ गया सर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो ज़रूर आया होगा। बॉन्ड, ये देखो सर, बॉन्ड के अंदर आपको कितना सारा बॉन्ड दिख जाएगा, ये देखो, इन्वेस्ट इन केयरफुली AAA AA रेटेड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी दिखाया, NSE के साइड में मोस्ट प्रोबेबली बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। एक सेकंड रुको, NSE के साइड में जाते हैं, आपको बॉन्ड मार्केट दिखाते हैं, आप बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक सेकंड रुको, NSE के थ्रू से ही हो सकता है। ये देखो, मैं दिखाया था शायद आप लोगों को किसी क्लास में, देख रहे हो सर आप लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, कूपन रेट देख रहे हो सर 8.30, फेस वैल्यू देख रहे हो 1000 का, ठीक है। इतना मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा, बट लेकिन मार्केट में भी इतना दाम चल रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में किसी ने खरीदा था, ठीक है, तो 1000 का था, अभी 1267 का चल रहा है। रेटिंग भी अच्छा दिया है, क्रिसिल केयर जैसे बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज है जो रेटिंग दे के रखा है सर AAA का। 25 जनवरी 2027 को ये जो बॉन्ड है ये मतलब बेसिकली मैच्योर होगा, ठीक है। तो अभी मार्केट में चलेगा, ये 2027 तक ये मार्केट में चलेगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर आपको अगर डेवलपमेंट दिखता है तो आप इसमें इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हो। अब वो देखने का भी तरीका है, जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो उनको ये सब सिखाया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ये सब कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, यू कैन अंडरस्टैंड इस सब तरीके से। हार्ट को NHAI, NHPC, IIFL, ECL फाइनेंस, बहुत सारे कंपनीज है, मतलब ये सब बॉन्ड है, ठीक है। प्राइवेट बॉन्ड भी है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। मार्केट में भरा पड़ा है सर, अब बोलना चालू करूँगा तो इसी में मेरे मतलब 10 क्लास भी खत्म हो जाए फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ठीक है सर, आपको रफ आइडिया तो एटलीस्ट चाहिए ना कि सर क्या है क्यों है। हाँ, सिर्फ लिखने से सब दिमाग के ऊपर से आसमान से टपका और खजूर पे लटका, ऐसा ना नहीं करना चाहिए। मार्केट में है, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो दुनिया का हर चीज़ थोड़ी ना ऐसा होता है कि भाई कहाँ है पता ही नहीं है। मतलब जैसे बचपन में मैं आपको बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम लोगों का जो माइथोलॉजी बोलते हैं ना सर, हिंदू रिलीजियन में हम लोग बचपन में रामायण महाभारत जो पढ़ते थे तो वो माइथोलॉजी बोलता था, ऐसा लगता था कि मीथ है। लेकिन सर जितना समय जा रहा है ये मीथ नहीं, रियलिटी लग रहा है हर एक चीज़। मैं रिसर्च करता रहता हूँ। रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले क्लास में दिखा रहा था कि जो हम लोग बचपन में मीथ सीखते थे, पता नहीं क्यों मीथ बताया जाता था, या फिर हो सकता है कि उस टाइम पे था नहीं कॉन्सेप्ट, अभी आ गया। जैसे कि मैं उस दिन रामायण में आप लोग ये हनुमान जी का कहानी सुने होंगे, हनुमान सुग्रीव बाली का, किसकिंधा बोल के जहाँ पर उनका किंगडम था, ठीक है। किसकिंधा का मुझे खोज मिला सर, ठीक है। इवन वो हनुमान जी जहाँ से क्या बोलते हैं आपका, हनुमान जी जहाँ से वो विश्वकरण लाया था वो पहाड़ भी उड़ीसा में है। ये देखिए सर, ये है किष्किंधा, ये कर्नाटका में है, सीरियसली है। देख सकते हैं रामायण की प्रसिद्ध बानरों की प्राचीन किष्किंधा नगरी अभी भी है। तो अगर रामायण अगर मीथ है तो फिर ये सब क्या है। इवन श्रीलंका में भी हर एक चीज़ का मतलब पूरा साइट का प्रूफ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। मतलब अभी डिपेंड करता है कि हम लोग खोजेंगे नहीं और सिर्फ बोल देंगे कि मीथ है और फिर उसको मीथ बोल देंगे। हिस्ट्री को माइथोलॉजी बोलना मुझे एकदम पसंद नहीं है। मतलब ये एक तरह का लोग मतलब कॉन्सेप्ट को छुपाने के लिए इस तरह का चीज़ सिखा रहा है, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। मीथ नहीं है सर, बहुत कुछ रियलिटी है। अब जो दिखा नहीं क्या वो जैसे तो इसका मतलब इंदस वैली सिविलाइजेशन पे फिर मीथ हो जाएगा अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नहीं निकलता तो। फिर बोलता सिंध सभ्यता बोल के कुछ था ही नहीं, मीथ है। अब क्या बोलूं सर। तो इसीलिए पढ़ने के साथ साथ अगर मैं, मेरे को हिस्ट्री बताने का एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं आपको कोशिश करूंगा कि पढ़ने के साथ साथ अगर आप रियल कनेक्टिविटी बना दो ना सर, आपको वो चीज़ रियल लगेगा, आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हो।
तो ये चीज़ों को अगर बस लिखते जाओ और कहाँ कनेक्शन है पता ही नहीं है, तो फिर वही होगा जो मैं बार बार बोलता हूँ, आसमान से टपका और खजूर पे लटका। ऐसे सीरियसली मीथ नहीं है। इवन आप लोगों को पता है वो राम जी जो हनुमान सीता मैया को लाने गया था श्रीलंका, वो भी नासा के इसमें मिला है उसको, राम सेतु बोलते हैं ना सर, वो भी देखो सर नासा ने बोल दिया। अब नासा बोला तो हम लोग मानेंगे, नासा बोला तो हम मानेंगे। ये देखो सर, ये नासा का इमेज से आया है, सैटेलाइट इमेज से। ये देखो ये पूरा बांधता है, ये पूरा ये रामेश्वरम से श्रीलंका का, ये आइलैंड रामेश्वरम का आइलैंड है और ये आइलैंड श्रीलंका का आइलैंड है। और ये जो पत्थर है, इवन ये भी प्रूव किया है साइंटिस्ट ने कि कुछ एरिया में ऐसा है कि जो समुद्र 1 मीटर का भी हाइट नहीं है, इवन चल के भी जाया जा सकता है। अभी बहुत सारा फ्लड के बाद थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो गया है, बट दिस इज अभी भी पॉसिबल, स्टिल पॉसिबल है। राम सेतु, इसको आदम्स ब्रिज भी नाम कहा गया है। एज पर इस्लाम माइथोलॉजी एंड क्रिश्चियन माइथोलॉजी के थ्रू से भी ये एक अलग नाम आया है, ठीक है। बट राम सेतु ऑब्वियसली पॉपुलर नेम है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सब माइथोलॉजी है, अरे क्या मतलब है, प्रूफ मिलता है तो भी माइथोलॉजी। अब क्या बताऊं मैं आपको। चलो सर कोई बात नहीं। नेक्स्ट सर, आप ना कभी कभी स्टोरी सुनाने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हो। अरे क्या करे सर, स्टोरी तो है जिंदगी में। अच्छा यहाँ तक लिख लिए सर, आगे बढ़े फिर। हाँ सर चलो आगे बढ़े। ओके सर, अब बीच बीच में कहानी बोलने से आप लोग गुस्सा हो जाते हो क्या? না ভালো লাগে। भालो लगे? नहीं मुझे तो अच्छा लगता है बीच बीच में, तब से पढ़े जा रहे हैं, अब थोड़ा सा स्टोरी भी सुन लिया करो। अब माइथोलॉजी नहीं सर, हिस्ट्री। हाँ, मुझे माइथोलॉजी वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है। इस वर्ड को सीरियसली मेरा मन करे तो अभी चेंज कर दूँ। माइथोलॉजी कुछ नहीं है। ये हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हो, हाँ, जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मैं धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, साइंटिफिक बात करूंगा, कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट में बात नहीं करूंगा। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, तुलसीदास जी हनुमान चालीसा आज से कितना साल पहले कोई बता सकता है? सर 500-700 साल पहले, मतलब करीब 1500। तब अकबर का जमाना था, महाराणा प्रताप के टाइम का बात है। 1500 मतलब आज से 500 ईयर्स बैक, 500 ईयर्स बैक तुलसीदास हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जानू। हाँ, युग सहस्त्र, अगर आप इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको सीरियसली अर्थ से सन का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब 12 लाख करोड़ किलोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये तुलसीदास उस जमाने में बैठ के, इतना इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है हम लोगों का कि हम लोग बता सकते थे। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में कुछ नहीं है, सब फॉरेन कंट्रीज का है, तो फिर तुलसीदास अपने स्टोरी में कैसे बता दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, इतना एग्जैक्ट कैसे? युग का मतलब 12 होता है सर, इतना एग्जैक्ट कैसे बोल सकता है? और अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि सब वेस्टर्न कंट्रीज का देन है। अरे क्या बात करते हो, नासा ही बोल सकता है क्या? हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग आजकल कोई अगर इंडियननेस का बात करे तो वो मूर्ख बोल जाता है उसको, वो मूर्ख है, वो उसको कुछ नहीं पता, मॉडर्न साइंस ही सब कुछ बताया है। तो फिर ये कैसे बता दिया? आप लोग इनके बारे में सुने हो सर? मैं उस दिन सोच रहा था बताऊंगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैम उस दिन क्लास में एक मैथमेटिशियन का फॉर्मूला सिखा रहा था। नाम बताओगे मुझे उस मैथमेटिशियन का नाम? वो श्रीधर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। आपको मैं श्रीधर आचार्य के बारे में बताता हूँ, 2 सेकंड देखो। श्रीधर आचार्य कोई आम इंसान नहीं है सर। ये श्रीधर आचार्य, 1 सेकंड रुको, श्रीधर आचार्य कहाँ चला गया? श्रीधर आचार्य, इनके बारे में कभी पढ़ोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसा भी कोई सोच रखता होगा। मैथमेटिशियन थे। कब का मैथमेटिशियन? 870 एडी, मतलब समझ रहे हो सर? एडी बहुत पुराना बात है, क्रिस्ट से भी पहले का बात है। इन्होंने जो फॉर्मूला रचा था, इन्होंने जो मेनली श्रीधर आचार्य ने जो किया था, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, इंडियन मैथमेटिशियन, संस्कृत पंडित एंड फिलोसोफर, ही वाज इन भूशिर सिटी, हुगली में है। हाँ बोलो सर। सर इसका मेन काम क्या है ना, ये जो जीरो के साथ टकराने से सब जीरो हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया था। ही गिव एन एक्सपोजिशन ऑन द जीरो।
If 0 is added to any number, the sum is same number. If 0 is subtract from any number, the number remain unchanged. If 0 is multiplied with any number, the product is 0. मतलब 0 से जो टकराए वो 0 बन जाए. मतलब 0 मतलब क्या जानते हो? ब्रह्मांड. ब्रह्मांड को 0 बोलते हैं. शून्य. ठीक है. अब शून्य के साथ जो भी टकराएगा वो शून्य ही तो होगा ना सर. तो ये 0 इज टोटली कनेक्टेड विथ और मतलब ये जो कॉस्मोस है उसके साथ कनेक्टेड है. मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैं सोचा कि आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैथमेटिशियन किस लेवल तक सोच सकता था. तभी जाके इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला. He was the first person to give a formula for solving quadratic equations. Even he is the first person जिन्होंने अरिथमेटिक से अलजेब्रा को अलग किया. He was separated algebra from arithmetic. अरिथमेटिक अलग है, अलजेब्रा अलग है और इसका रियल लाइफ यूज बहुत बड़ा है. ये फर्स्ट टाइम. मतलब आज अगर इंजीनियर कुछ कर पा रहे हैं तो उसके पीछे इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है सर. मतलब हम लोग अपने आप को ना कभी क्या बताऊं सर, हम लोग मतलब इंडियननेस को कभी सोचते ही नहीं है. हमें सिर्फ लगता है कि शायद रशिया कुछ अच्छा किया होगा, चाइना कुछ अच्छा किया होगा, यूएसए कुछ अच्छा किया होगा, ब्रिटिश ने सब कुछ करके गया है हमारे देश में. हे भगवान, जो इंसान खुद का कदर ना करे वो इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं बन सकता सर. अब क्या बताऊं आपको. अब हनुमान चालीसा का नाम लेने से बोलते हैं धर्म प्रचार कर रहे हैं. अरे थोड़ी धर्म प्रचार है. अब इसका साइंस को समझो. 500 साल पहले नासा तब पैदा भी नहीं हुआ था. नासा पैदा भी नहीं हुआ था तब. सर बोलो सर. बोलो सर. कोई कुछ कह रहे हो? हेलो. हेलो. आवाज कट रहा है. प्रिया बोल रहे थे क्या? मुझे ऐसा लगा प्रिया का आवाज था या किसका, इंकी का. बोलो ना सर. कौन? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, इफ एंड एसएससी. चलो आगे बढ़े. उस दिन मैम जब आप लोगों को श्रीधर आचार्य पढ़ा रहा था मुझे सुनाई दे रहा था. मैं सोचा कि श्रीधर आचार्य के बारे में, मैं भी बचपन से, मैं मैथ्स में बहुत खराब था सीरियसली. फिर मैं सोचा कि थोड़ा श्रीधर आचार्य के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. और जैसे मैंने स्टडी करना चालू किया तो मुझे जीरो का कॉन्सेप्ट समझ गया ना. मैं बोले बाबा रे बाबा, ये तो दिमाग खराब करने वाला बात है. ये जीरो से मतलब जीरो के साथ टकराने से जीरो, मैं सोच रहा था कि क्यों बोला. फिर उस क्यों को ढूंढने गया तो मुझे कुछ पता चला. अब मैं सोचा कि कभी बात करेंगे आप लोगों से. फिर मैं मैम के भी शेयर कर रहा था. मैम बोला अच्छा ये बात है. अच्छा, इफ एन एसएससी. नेक्स्ट पॉइंट लिखना सर, पैरा चेंज करके. If an SSC sold any share or securities, sold any shares or securities through stock exchange. फिर से शेयर आ गया सर. शेयर कब खत्म होगा? The SSC is liable to pay STT. क्या पे करेगा सर? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, दैट इज STT. ओके. अंडर सेक्शन 111A. So resulted capital gain is LTCG. If an SSC sold any share security through stock exchange, the SSC is liable to pay security transactions tax under section 111A. So resulted capital gain is LTCG. मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और ST अंडर सेक्शन 111A, मतलब शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A. मतलब मैं इसका डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को कि ये शॉर्ट टर्म 111A
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं बात करता हूँ सर। टैक्स रेट की थोड़ा बात कर लूँ, ठीक है, टैक्स रेट के बारे में भी मैं थोड़ा बात कर लूँ। चलो सर, टैक्स रेट के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। रेट्स ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन 112, 111, मैं सारा का सारा ही बोल देता हूँ। 112 में भी बात करूंगा, 111 में भी बात करूंगा। ओके चलो, उसके बाद मैं प्रोफार्मा में जाऊंगा। रेट्स ऑफ टैक्स, रेट्स ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। रेट्स ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, रेट्स ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा नहीं, सबसे पहले, अच्छा मैं शॉर्ट टर्म क्यों बोला, एक सेकेंड रुको। रेट्स ऑफ टैक्स ऑन, अच्छा ठीक है, शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म, हाँ ठीक है, पहले शॉर्ट टर्म बता देते हैं फिर लॉन्ग टर्म बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म ही लिखो सर, शॉर्ट ही लिखो, शॉर्ट ही लिखो, पहले शॉर्ट टर्म बता दे फिर लॉन्ग टर्म बताते हैं। दो तरह का ही तो होता है, एक शॉर्ट टर्म होगा एक लॉन्ग टर्म होगा, तो पहले शॉर्ट बता देते हैं फिर लॉन्ग बताते हैं, ठीक है चलो। ये सब पॉइंट पता नहीं चलेगा तो बाद में मुश्किल पड़ेगा। अच्छा तो एक हेडिंग करो सर, सेक्शन का हेडिंग कर लो, और रेट ऑफ टैक्स का हेडिंग कर लो, सेक्शन एंड रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन में लिखो सर 111A, 111A, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में बोलता हूँ, कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है, एक बार लिख लो। शॉर्ट टर्म, एक सेकेंड वाइट कर लेते हैं इसको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब STCG ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग short term capital gain arising on transfer of listed equity share। listed मतलब आई होप समझ गए, स्टॉक मार्केट listed equity shares unit of equity oriented क्या होगा, फंड, मतलब म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी का पार्ट ज्यादा, एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। रेट कितना है, 15% का रेट लगता है सर, कितने का, 15% का रेट लग जाएगा। फिफ्टीन परसेंट का रेट लग जाएगा सर। अब 15% इफ STT हैज बीन पेड ऑन सच सेल। STT मतलब, हाँ सर STT मतलब बोलो ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। थैंक यू सर। इफ STT हैज बीन पेड ऑन सच सेल, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पे किया तो, नहीं करेगा तो उसमें तो 15% नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ऑन सच पर কি লিখলে, ऑन सच सेल, ऑन सच सेल, ऑन सच सेल, ठीक है। तो क्या हुआ सर, 111A के अंदर हम लोगों ने पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बोला। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एटसेट्रा
15% का टैक्स रेट है इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सच सेल। अब सर और एक पॉइंट, चलो दूसरा पॉइंट लिखो इसी के अंदर, मतलब 111 नहीं चल रहा है, 111A में नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन arising, short term capital gain arising from transaction undertaken from transaction undertaken in foreign currency, foreign currency on a recognized stock exchange, again recognized, सरकार, देश, फॉरेन करेंट्री, recognized stock exchange, located, ध्यान से सुनिएगा बात को, located in an international financial service center, international financial service center, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए सर IFSC, IFSC would be WOULD would be, ये एक ही एल है, एक सेकेंड रुको, would be कितना हो जाएगा, टैक्सेबल, would be taxable at a concessional rate of 15%, even though STT is not paid in respect of such transaction. In respect of such transaction. Okay. So short term capital gain arising from the transaction undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in international financial service center. सर कोई कुछ कहोगे थोड़ा सा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मतलब IFSC, कोई कुछ बोल पाओगे? एनी आइडिया? मैंने कभी क्लास में पहले बोला या नहीं बोला? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, हाँ एनी आइडिया किसी को भी? ट्रेड सेंटर है ये। हाँ हाँ क्या है? आई थिंक WTO। यू थिंक WTO? अच्छा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है? नहीं WTO नहीं है ये, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या करता है तथा? बोल रोशनी, प्रिया, कोई तो थोड़ा आइडिया लगाओ, प्रियतमा बोलो IFSC क्या है, क्या हो सकता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। हाँ सर ये सुने हैं, याद नहीं आ रहा। तुम लोग सिंगापुर का नाम सुने हो? हाँ सर, सिंगापुर का नाम तो सुने होंगे आप लोग। सिंगापुर जैसे कंट्री ये मेनली क्या करता है? इस तरह का कंट्री का मेन काम क्या है? लार्जेस्ट सेंटर फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड कमोडिटी ट्रेडिंग एज वेल एज ग्रोइंग वेल्थ मैनेजमेंट हब
अदर देन टोक्यो इट इज वन ऑफ द मेन सेंटर फॉर फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग इन एशिया। ठीक है, फाइनेंशियल सेंटर मतलब जैसे कुछ कंट्री ऐसा है जो अपने आप को एक फाइनेंशियल सेंटर के हिसाब से बना रहा है, जैसे कि वर्ल्ड में फेमस यूएसए अच्छा है, बट मैं आपको एशिया में बताऊं, जैसे सिंगापुर, जैसे कि आपका दुबई, ठीक है, लंदन, इनका मेन बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि ये अपने आप को ना फाइनेंशियल हब से बना रहा है, फाइनेंशियल हब के हिसाब से बना रहा है। कुछ कंट्रीज है जो इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, न्यूयॉर्क, लंदन, सांघाई, टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर, बीजिंग, सैन फ्रांसिस्को, शेंजेन, जूरिक। ठीक है, ये सब कंट्रीज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दुनिया भर में एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना के रखता है जिसके थ्रू से लोगों को फाइनेंस मिलना, कंपनी को फाइनेंस मिलना, दूसरे को मतलब बेसिकली एक सिंपल बताया जाए ना तो ये वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस मॉडल को फ्लोरिश करना चाहता है, वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट को फ्लोरिश करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, वो दुनिया भर का कंपनीज को इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडीआई का जो कॉन्सेप्ट में, जैसे आप लोग जानते हो फ्लिपकार्ट जो बिजनेस है ये सिंगापुर में लिस्टेड है। ठीक है, क्यों सिंगापुर में लिस्टेड है फ्लिपकार्ट? बिकॉज फ्लिपकार्ट का जब बना था तो फ्लिपकार्ट का ये आइडिया को फर्स्ट टाइम सिंगापुर में रजिस्ट्रेशन मिला था और उसके बाद वहां पर उसको फंडिंग में मिला था। तो अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया हो तो आप भी अपने आप को एक फाइनेंशियल हब से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप उनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, वो इन्वेस्ट करेगा आप पे, लोन दे सकता है, इक्विटी इन्वेस्ट कर सकता है, डिवेंचर दे सकता है। तो कुछ कंट्रीज है दुनिया भर में जो अपने आप को इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ बिल्डअप किया है। मतलब उसके लिए क्या चाहिए सर, प्रॉपर लेवल का मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत फ्रेश होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल में बिजनेस नहीं आता है ना सर, वेस्ट बंगाल में बिजनेस नहीं आता है सर आएगा भी नहीं। क्यों जानते हो? बिकॉज वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल सिचुएशन नॉट फॉर टुडे, फॉर दी मतलब एटलीस्ट 1960s के बाद से, ठीक है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली विधान चंद्र रॉय, उनके बाद से वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल सिनारियो है ये ऑलवेज एक मतलब झमेला वाला, ऐसा लगता है कि अभी कुछ झमेला लग जाए। तो बिजनेसमैन कभी ऐसा जगह पसंद नहीं करेगा। जो जगह, जैसे अगर आप लोग रिसेंट ट्रेंड में देखोगे तो कर्नाटका एक स्टेबल कॉन्सेप्ट बना के रखा है, गवर्नमेंट वहां पर भी है, ठीक है, वहां पर भी चेंजेस होता रहता है, वहां पर भी पार्टी है ना, वहां पर भी कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीएम है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बिजनेस को टॉप लेवल में लेके जाना है ना तो जो पब्लिक है ना उसको ना लेवल अप होना पड़ेगा। ठीक है, लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड्स, जैसे मुंबई कंपेरेटिवली अगर देखो आप, मुंबई को बनाने का कोशिश किया गया, मुंबई इंडिया का फाइनेंस हब है, बट मुंबई अपने आप को वर्ल्ड का भी हब बनाना चाह रहा था, बट वो अलग बात है कि अभी नहीं बन पाया। बट स्टिल इंडिया के पास चांसेस है, अगर इंडिया भी ऐसा कंट्री बना पाए ना, उसके लिए सर वही लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना पड़ेगा, एरिया का मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना पड़ेगा, तब जाके ग्लोबल बिजनेस भी आएगा, ग्लोबल मतलब तभी जाके एक कंट्री का डेवलपमेंट। आज अगर आप चाइना को देखते हो, अगर आप लंदन को देखते हो, अगर आप न्यूयॉर्क को देखते हो, तो वो जो डेवलपमेंट जो हुआ है ना उसका मेन रीजन वही है कि वो मतलब बिजनेस को डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसको मेन प्रॉब्लम है ये कि ये बिजनेस को डेवलप कर रहा है। जैसे एशिया में फाइनेंशियल सेंटर्स में टॉप में आता है आपका, ये देखो, चाइना 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 चाइना, अरे भाई हर जगह में चाइना, भारत कहाँ है? इवन कोरिया, हाँ इवन कोरिया। अब बोलोगे सर ये लोग अपने आप को फाइनेंशियल सेंटर्स में क्यों बिल्ड कर पाया? ये लोग तो सोशलिज्म फॉलो करता है, तो फिर बिजनेस कहाँ से आ गया इनके देश में? आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोशलिज्म एंटी कैपिटलिज्म है, बट फिर बेजिंग देखो, ग्वांगझो देखो, सांघाई देखो, शेंजेन देखो, मैकाओ, ये भी चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आता है, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, यूएई, दुबई एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी, तभी ये सब कंट्री डेवलप किया है। एक फाइनेंशियल सेंटर्स बिल्डअप करना जरूरी हो जाता है, बट हाँ जब ग्लोबल क्राइसिस होता है प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने बिजनेस पे उतना भरोसा होना चाहिए, तब जाके आप ग्लोबल पावर बन सकते हो। आज इंडिया भी सोच रहा है कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। अरे सर इंडिया के लिए 5 ट्रिलियन क्या, 50 ट्रिलियन भी कम पड़ जाएगा, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत है हमारे लिए 50 ट्रिलियन भी कम है। लेकिन अगर इंडिया एटलीस्ट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है ना, उसके लिए इंडिया को भी ना फाइनेंशियल लेवल में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके वो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज के साथ। आज चाइना के साथ हमारा एक चिंता क्या है जानते हो? चाइना फाइनेंशियली बहुत डेवलप है, इंडिया नहीं है। आप लिस्ट में देख सकते हो एशिया में, बट हाँ इंडिया का दूसरा पॉइंट है, इंडिया बढ़ सकता है, बट पॉइंट है इंडिया में वो बहुत मेहनत करना है, सबको मिल के करना है, एक दूसरे को पता नहीं सर, जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है ना, ये सिनारियो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का ग्रोथ करेगा, उल्टा इंडिया को डिक्लाइन करेगा।
मतलब जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स ही तो है ना जो देश को बनाता है, बिना पॉलिटिक्स का देश कैसे बनेगा, नॉट पॉसिबल। चलो सर कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। हाँ सर, आया कि नहीं आया? हाँ सर। बस স্যার রিসেন্টলি তো গুজরাটটাকে ফাইন্যান্সিয়াল হাব করা হচ্ছিল ইন্টারন্যাশনাল হিসেবে। চেষ্টা চলছে, ট্রাই করছে বাট দেখ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সেন্টার হওয়ার জন্য মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট খুব দরকার, ঠিক আছে, প্রচুর দরকার। কারেন্টলি গুজরাট এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে একটা প্লেস আছে যাকে স্যার ওটা করা হয়েছিল, একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কেন্দ্রীয় একটা প্রজেক্ট ওটার উপরে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল, তৈরিও হয়েছিল অনেকটা, কিন্তু এখন সার্ভিসেস শুরু করেছিল। করেছিল, বাট এখন তো আবার গ্লোবাল ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে না। মানে গুজরাটকে এই লেভেলে পৌঁছাতে গেলে, গুজরাটকে এই লেভেলে পৌঁছাতে গেলে এখন অনেক মেহনত করতে হবে। মানে গুজরাতের মেহনত মানে তো শুধু गुजरातेर मेहनत नॉय, द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात इज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट ऑफ गुजरात। गुजरात में बिजनेस हब है, सबसे मेन क्या है ना, गुजरात में बिजनेस है। अब बिजनेस है, बिजनेस मैन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर फाइनेंस हब बनाना है तो आपको रिच लोग चाहिए, रिच क्लास ऑफ पीपल चाहिए जो पैसा डाल सकता है बिजनेस में, तभी जाके आप कर सकते हो। तो करेंटली गुजरात महाराष्ट्र कॉरिडोर, गुजरात महाराष्ट्र कॉरिडोर इंडिया का रिच क्लास के लिए एक कॉरिडोर बना हुआ है। गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका एंड थोड़ा सा टर्न होकर दिल्ली तक जा सकता है। मतलब इंडिया का करंट जो रिच कॉन्सेप्ट है ना सर, मतलब जो बेसिकली बिजनेस का पूरा हब बना हुआ है, वो मेनली इस एरिया में बन सकता है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको लेके थोड़ा चिंता है। मतलब अभी तो सिर्फ गुजरात महाराष्ट्र एरिया थोड़ा जुड़ जाए, उसके धीरे धीरे नीचे कर्नाटका के साथ जुड़ जाए, अच्छा है सर, भारत के लिए अच्छा है। बिकॉज इंटरनेशनल जितना कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तभी जाके हम लोग भी वर्ल्ड वाइड में अपना पावर को बना सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये देखो सर, ये दिल्ली छोड़ो, मैं करेंटली ये एरिया गुजरात, सूरत, मुंबई, कर्नाटका, ये बैंगलोर तक, ठीक है, इधर हैदराबाद भी इधर कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारा कंपनी बना है, जितना भी फार्मेसी कंपनी है सब हैदराबाद, ठीक है। और ये जो जोन है ये, ठीक है, इस तरह से करेंटली भारत का मतलब जो डेवलपमेंट एरिया है वो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब इस तरह से इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, अब थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोशिश जारी है सर, अब जारी कोशिश को करने के लिए, अब उसमें कोविड का प्रॉब्लम, अब कोविड के प्रॉब्लम में देश जितना कमाया है वो तो पहले गवाएगा उसके बाद कुछ बनाएगा। आई डोंट नो कब होगा, कैसे होगा, समय लगेगा सर, समय लगेगा। বুঝলি তথা সময় লাগবে, मतलब যেটা দেখতে লাগে না তো সহজে হয় না রে, সেটা সময় লাগবে। স্যার ইন্ডিয়ার মধ্যে তো এটাই প্রথম করা হয়েছিল মনে হয়, হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম, মহারাষ্ট্রটা তো কোনো অফিসিয়াল ছিল না। হ্যাঁ মহারাষ্ট্রটা অফিসিয়াল ছিল না, ওটা ব্রিটিশ তৈরি করেছিল ফাইন্যান্সিয়াল হাব হিসেবে। বাট তবু ইন্ডিয়াকে তো মুম্বাই সার্ভিস দিয়ে এসছে এতদিন বিজনেস হাব হিসেবে, এখনো দিচ্ছে, এখনো দিচ্ছে। ओके सर, अच्छा रेट बाकी है अभी भी सर, रेट का, चलो रेट को कंप्लीट करते हैं। ओके, मैं बोला ना सर आज इतना सारा बात होगा बोलते बोलते कि आप लोग खुद ही पागल हो जाओगे सुनते सुनते। अच्छा 111 ए में और कुछ, अच्छा इसका रेट क्या होगा, सच इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ये हो गया ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। कंसेशनल रेट कितना है सर इसका, 15%। ओके, इवन तो एसटीडी इज नॉट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा एक नोट लिख लो इसके नीचे, शॉर्ट टर्म कैपिटल, short term capital gain arising on transfer of other short term capital asset, other short term capital gain arising on transfer of other short term capital asset would be chargeable at normal tax slab। normal tax slab मतलब
नॉर्मल टैक्स रेट मतलब बोल सकते हो सर? नॉर्मल स्लैब जो होता है ना सर, अप टू 2.5 लाख तक, नील 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% नॉर्मल स्लैब के थ्रू से होगा। ये शायद पहले भी मैंने बोला था किसी क्लास में कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स होता है, हाँ मतलब सर। हाँ ये नॉर्मली रखो। 111A का ये थोड़ा डिटेल्स मैंने बताया, ठीक है। IFSC का थोड़ा एक स्पेशल पॉइंट था जो शायद मैंने एकदम बेसिक्स में नहीं बताया था, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, 15% का रेट है इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सच सेल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी ऑन a recognized stock exchange located in international financial service center would be treated at a concessional rate of 15% even though STT is not paid in respect of such transactions। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग नॉर्मल, कोई भी शॉर्ट टर्म एसेट सेल करके अगर कुछ भी हो तो वो नॉर्मल स्लैब में आएगा, उसमें ये 15% का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका, ये एक एरिया। नेक्स्ट, अच्छा लॉन्ग टर्म के बारे में लिख लेना चाहिए ना सर, रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। দাদা একটু আগের পেজটা দেখাও। আগের পেজটা नीचे, হ্যাঁ ओके। ये सबको समझ आ रहा है ना? सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रिया, प्रियतमा, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। ओके सर। प्रीति, प्रीति আছে? প্রীতির আওয়াজ পাচ্ছি না। প্রীতি, প্রীতি नहीं है अभी। ओके सर। रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए सर फटाफट लिख लेते हैं। रेट वाइटल है इसलिए मैं रेट को अलग से लिखा रहा हूँ, बिकॉज ये सब कुछ पॉइंट्स है जो बेसिक पॉइंट्स ना हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल बढ़ जाएगा। चाहो तो सिर्फ नोट देके भी काम खत्म हो सकता है। अच्छा, सेक्शन 112A, 112A ये लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है सर। 112A इस पे भी कुछ वाइटल इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बात करता हूँ। अच्छा पहले लिख लीजिए, टैक्स at the rate of 10%, at the rate of 10% on long term capital gain, long term capital gain exceeding rupees 1 lakh, at the rate 10% on long term capital gain exceeding rupees 1 lakh किस पे होता है, ध्यान से सुनिएगा, on transfer of following long term capital asset, transfer of following long term capital asset, ठीक है। अच्छा फॉलोइंग क्या क्या है वही तो जरूरी है, फर्स्ट बुलेट देके लिखिएगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर if STT has been paid, if STT has been paid on acquisition and transfer of such shares, transfer of such shares. Second, unit of equity oriented fund, equity oriented fund and
यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। फिलहाल नाम ही बिजनेस ट्रस्ट में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये फर्दर लेवल में डिस्कशंस होगा, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है इतना। बिजनेस ट्रस्ट मतलब इतना समझ लो, बिजनेस ट्रस्ट का कोई यूनिट है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सच यूनिट्स। कहाँ कहाँ होता है ये फिलहाल बहुत ज़रूरी पॉइंट है हम लोग के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ ज़रूरी है ये पहले ज़रूरी है, लिख लीजिए। तो ये हो गया 2-3 पॉइंट हुआ ना सर, 3 पॉइंट हुआ, 3 या 2 पॉइंट। एक हो गया आपका ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, दूसरा हो गया यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अच्छा, और भी 2 पॉइंट है सर, लिख लो। if such transaction if such transactions undertaken if such transaction undertaken on a recognized stock exchange located again in a IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, लोकेटेड इन IFSC। LTCG would be taxable, long term capital gain would be taxable at a concessional rate of 10%, concessional rate of 10%, okay, where the consideration for transfer is received or receivable in foreign currency receivable in foreign currency, even though STT is not paid in respect of such transaction. नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। मैं ये इंडेक्सेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराऊंगा। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, यहाँ पर इंडेक्सेशन का एक पूरा चार्ट आएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन would not be available. Would not be available. Would not be available. लिख लिए। एंड फाइनल पॉइंट 112, ये 112A हुआ। 112 में प्लीज लिखना, मतलब हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं 112A, उसके अंदर रेट ऑफ टैक्स नॉर्मली 10%, ठीक है। ये 10% क्या है, कंसेशनल रेट है, ठीक है। तो क्या बोला, इफ सच ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन ए IFSC, LTCG would be taxable at a concessional rate of 10%, where the consideration for transfer is received or receivable in foreign currency, even though STT has been paid in respect of such transactions, ठीक है। बेनिफिट ऑफ
इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन वुड नॉट बी अवेलेबल, ये नहीं मिलता है ऐसे केसेस में जब 10% हम लोग टैक्स लेते हैं। ठीक है, अब 112 लिखिएगा ना तो आपको एक पूरा कंप्लीशन आएगा, तो 112 लिख लीजिए। तो ये कौन सा है 112? 112 क्या बताता है सेक्शन? 112 आपको दो कॉन्सेप्ट बताएगा। इसमें आप कर लो लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म का ही है, तो इसमें दो हेडिंग बना लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड रेट ऑफ टैक्स, इसमें आप पहले लिख लो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स of a closely held company, क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स में लिखना नॉन कॉरपोरेट नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी अगर इसके लिए रेट है 10%, ओके, विदाउट दी बेनिफिट ऑफ, वही इंडेक्सेशन। ओके, इंडेक्सेशन क्या है मैं आपको कल समझाऊंगा। विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। ठीक है, अगर अदर एसएससी होगा, अदर एसएससी मतलब ऐसे नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी नॉन कॉरपोरेट ऐसा नहीं, अदर एसएससी के लिए रेट हो जाएगा आपका 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। जब 20% लेगा तो उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये मज़ा का चीज़ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करा के, तो आप समझ जाएंगे फिर ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आएगा, आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। बट फिलहाल रेट तो पहले लिख लो कि कब कब 20% लगता है, कब कब 10% लगता है 112 के हिसाब से। अभी 112 पे और एक पॉइंट है। अच्छा, एक सेकेंड, ये फर्स्ट पॉइंट था ना अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अभी सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट में लिखना लिस्टेड सिक्योरिटीज। क्या लिखना है सर? लिस्टेड सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अदर देन यूनिट। ओके, अदर देन यूनिट और ए जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, रेट लिख दीजिएगा 10% तब मिलेगा, लेकिन जब 10% टैक्स लेंगे विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, और 20% तब लगेगा availing the benefit of indexation और इसमें लिख दीजिएगा which ever is, मतलब जरूरी नहीं कि कोई एक ले, जो बेनिफिशियल होगा, which ever is more beneficial to the SSC।
विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू दी एसएससी। और बाकी किसी भी तरह का एसेट्स हो, ठीक है, अदर एसेट्स के लिए 112 के अंदर ही बाकी किसी भी तरह का एसेट्स हो, जैसे ये था ना, अदर एसेट्स कुछ भी हो, अदर एसेट्स में 112 के अंदर ही आता है, रेट है आपका 20%। सब वेरी पॉपुलर रेट, जब कोई भी एसेट के साथ मैच नहीं करता तब 20% लगेगा। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड सर, कब 20% लगना चाहिए और कब 20% लगना चाहिए और कब 10% लगना चाहिए। अब ये जो बार बार इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया ना सर, ये तो मैं आपको क्वेश्चंस करा के ही समझा सकता हूँ। मैं बस आपको इतना बोलूँगा, करेंटली आप घर में रेट ऑफ टैक्स को पहले ना थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, कि किस किस केस में क्या क्या रेट लग रहा है, शॉर्ट टर्म के केस में भी। हाँ बोलो सर, बोल। मुझे लास्ट पेज तक लास्ट पेज लिखो, पेज। ओके। तो इतना तक आज मैं लिखाया। नेक्स्ट दिन मतलब कल के क्लास में क्या करेंगे, कल का क्लास हम लोगों का डिस्कशंस क्या होगा, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैपिटल गेन सॉल्व होता है, ठीक है। मतलब कैपिटल गेन का सवाल भी देखेंगे और फिर उसके साथ साथ देखेंगे कि क्या होता है। तो दो कॉन्सेप्ट होता है सर, एक शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट होता है। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म मैं ये लिस्ट आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट दिन मैं पढ़ा भी दूंगा और आप लोगों को मैं नोट शेयर भी करूंगा। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है, और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जैसे कि ये इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसमें आप देख सकते हो बार बार ये इंडेक्सेशन देख सकते हो, CII है ना, दिस इज एक्चुअली इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन का यूज मैं आप लोगों को कल की क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तब जाके आप लोग ना समझ जाओगे कि क्या होता है, ठीक है, तभी जाके आप समझ जाओगे कि क्या होता है। और एक नोट्स भी है, वो भी मैं लिखा दूंगा कि कुछ कभी रिबेट नहीं मिलता है, कभी रिबेट मिलता है, तो कब मिलता है कब नहीं मिलता है ये भी बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मोटा मोटी ओवरऑल आइडिया हो गया है। अच्छा, और एक चीज़ मुझे बताना था, मैं कल ही बताऊंगा, ठीक है। लिख के रखो तो कि सर क्या क्या बताओगे। मैं आपको बता के रखता हूँ, मैं कल के क्लास में क्वेश्चन तो कराऊंगा, प्रोफार्मा तो बताऊंगा, वो तो याद रहेगा मुझे भी। आप बस इतना लिख के रखो, सर ट्रांसफर बताना है। क्या बताना है? ट्रांसफर का नोट लिखाना है। ट्रांसफर और किस चीज़ का नोट लिखाना है बोलो तो? एक नोट लिखाना है, ठीक है, नोट ऑन रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, नोट ऑन रेट ऑफ टैक्स, ट्रांसफर का नोट, एंड फिर डिस्कशंस ऑन प्रोफार्मा एंड कैलकुलेशन। सर ये लिख के रखो, अगर मैं बाई चांस आपको बोलना भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिला देंगे, ठीक है सर, चलेगा ना? ट्रांसफर, नोट ऑन रेट ऑफ टैक्स एंड प्रोफार्मा एंड कैलकुलेशंस, ठीक है, ये कल का क्लास का चर्चा रहेगा, ठीक है सर। बोलो, समझ में आ रहा है ना कैपिटल एसेट्स या कैपिटल गेन? ऐसे तो आज समझ में पूरा आएगा नहीं, आज तो बस हम लोग अलग अलग पॉइंट में डिस्कशन ही किए, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल गेन क्या है, कितना तरह का एसेट्स होता है, कब सेल करने से गेन होगा, कब सेल करने से नहीं गेन होगा, रेट क्या है वो सब का, ठीक है। यही सब बोलते बोलते आज का टाइम गया। तो कल के क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके सर, चलो फिर बाय। बाय रखी सर। रख। ओके सर, टाटा। Bye, sir. ओके टाटा, Bye, sir. बाय सर। बाय बाय बाय। सर कल को क्लास देख सकते कल का क्लास नहीं कर पाओगे?